जो होता है लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है satisfied by the matrix, like you know Cayley-Hamilton theorem, this is true for the characteristic polynomial, like every matrix satisfies its characteristic polynomial. So actually mainly difference कहाँ आता है, तुम लोगों ने थ्योरीज पढ़े होंगे तो पता होगा, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर उसको मैं यूज करूंगा. सो आज हम 2010 डिस्कस करने वाले एक्चुअली, तो लास्ट क्लास में भी लिख दिया था. तो पहले 2009 वाले कुछ डाउट्स जो रह गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. So recording is still going on or stopped? Yeah, going on. Okay. देखो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सो लाइक MT मैं लिख देता हूँ मिनिमल पॉलिनोमियल, AT इज एनिलेटिंग पॉलिनोमियल, और कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखते हो तुम लोग? मोस्टली व्हाट इज डिनोटेशन ऑफ फॉर कैरेक्टरिस्टिक? सो मैं लिख देता हूँ, चलो हैं T लिखते हो, CH, चलो CH ऑफ T. ओके, तो जो ऐसा होगा डिग्री जो होगा ऐसा होगा, डिग्री ऑफ दिस, ओके, लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ दिस, डी मतलब डिग्री, लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ दिस. एक तो मुझे ये रिलेशन समझ आ रहा है. और दूसरी चीज़ें क्या है कि जो फैक्टर्स होंगे वो कॉमन होंगे. फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे बता रहे थे हम, MT विल डिवाइड AT, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल डिवाइड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल विल डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एंड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल डिवाइड ना, एंड मिनिमल पॉलिनोमियल विल आल्सो डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक. ये 1-2 लोगे तो इसको यूज करके ऑब्वियसली वो बोल सकते हो. ठीक है, मतलब जो फैक्टर्स होंगे वो कॉमन होंगे. फॉर एग्जाम्पल एक मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, सपोज ऐसा है x प्लस टी के टर्म में लिख रहा हूँ, चलो टी के टर्म में लिख देता हूँ. टी इज वेरिएबल, तुम x भी लिख सकते हो, जैसे मान लो x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 2 क्यूब और x माइनस 1, मान लो ये है. ठीक है, तो इस केस में हो सकता है कि मैं बस एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है इसका एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो इस तरह से, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 2, x माइनस 1, एंड इन दिस केस इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 1. सो यू कैन चेक दैट रिलेशन आई वांटेड टू कन्वे. तो इस तरह से, ओके. सो मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक को एज वेल एज एनिहिलेटिंग को, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल विल डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ओके, इस तरह से है, मतलब फैक्टर्स सेम रहेंगे. फैक्टर इन द सेंस इफ यू टेक, इफ यू इग्नोर द मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मतलब पावर, अगर पावर को इग्नोर कर दोगे मान लो तीनों में, तो तीनों तुम्हें सेम दिखेगा फिर, मतलब फैक्टर्स तीनों में सेम रहेंगे. ओके, तो मतलब फैक्टर्स हमेशा सेम रहेगा. गेटिंग पॉइंट. तो अब आते हैं हम, अच्छा यहाँ अगर तुम डिग्री की बात करो तो व्हाट इज डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? 6. डिग्री ऑफ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल? 4. एंड डिग्री ऑफ मिनिमल? 3. ठीक है. किसी को इससे अलावा कुछ याद हो तो बता सकते हो, अगर मैं कुछ हो सकता तुम्हें लग रहा हो कुछ गलत बता रहा हूँ तो यू कैन टेल, क्योंकि मैं लिनियर पढ़ाया नहीं इस बार, बट मुझे याद आ रहा है जो मैंने अपना कोर्स पढ़ा हुआ है, सो आई रिमेंबर दिस. ओके, बाय द वे लास्ट ईयर मैं ही पढ़ाया था लिनियर, मतलब लास्ट MS वालों को. तो ठीक है, तो इसको मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ इस क्वेश्चन 23 में. तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये बस उसके लिए था. कम टू दिस क्वेश्चन. ओके, अब क्या है, अच्छा तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n की है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? n होगी. n होगी, मतलब जितने, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने जिस मैट्रिक्स के लिए भी एग्जांपल लिया है तो वो मैट्रिक्स कहीं ना कहीं 6 क्रॉस 6 का रहा होगा. ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 6 है. तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहा होगा 6 क्रॉस 6 का.
तो अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो nth ऑर्डर की होगी, मतलब डिग्री, सॉरी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा और पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो बराबर होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। ओके और मैंने नेम क्या यूज़ किया है, तो एम्प्टी समझ आ रहा ना, एम्प्टी मतलब मिनिमल, एक है मिनिमल पॉलिनोमियल और एक है ए का मतलब एनिहिलेटिंग और एक है कैरेक्टरिस्टिक। सो ये सब तुम डिटेल में एमएससी में दोबारा पढ़ोगे, जो लीनियर अलजेब्रा कोर्स हर फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा ही, चाहे एमएससी मैथ्स में करो या स्टैट्स में करो, तो लीनियर और रियल कॉमन रहता है। तो मिनिमल एनिहिलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ओके, इस तरह का पॉलिनोमियल है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, किसी ने किया है तो बताओ, हाउ हैव यू सॉल्व्ड इट, हाउ प्रूफ। अच्छा चलो यहाँ तो प्रूफ दे दिया है, एग्जाम में तो ऑप्शन भी आ सकता है ना, ऑप्शन ए ट्रेस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ऑप्शन बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना, ऑप्शन सी उसी को थोड़ा घुमा देगा, प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, इस तरह से कुछ कर सकता है। तो इसे एमसीक्यू इजीली बनाया जा सकते हैं, यहाँ पे सो दैट था। सर इसको एग्जाम्पल लेके नहीं कर सकते, ये मेरा इन्वर्टेड मैट्रिक्स है, अगर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो एक मैट्रिक्स ले लिए 0 0 1 और 0 0 1 0, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, उसी का वो उल्टा में ले लिए। अच्छा डायगोनल पे, हाँ ठीक है, फिर और उसी का स्क्वायर कर दिए, तो वो मेरा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इन्वर्टेड मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। तो वहां से ट्रेस भी मेरा 1 हो गया और डिटरमिनेंट्स भी मेरा प्लस माइनस 1 हो गया। प्लस माइनस 1 नहीं होगा, कोई डिटरमिनेंट यूनिक होता है, कोई एक ही आएगा। सर देखिए ना, हम तो वही किए आप। तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे जो तुमने बोला है, तो कोई एक ही आंसर आएगा, या तो 1 आएगा या माइनस 1 आएगा, दो डिटरमिनेंट नहीं हो सकता। डिटरमिनेंट इज अ यूनिक नंबर, एक मैट्रिक्स के पास एक ही डिटरमिनेंट होगा, मतलब जो मैट्रिक्स तुमने बताया उसका कोई एक ही होगा, या तो 1 होगा या माइनस 1 होगा। प्लस 1 आ रहा है। ओके देखो मैं बता देता हूँ ऐसे, सही आ रहा है, ट्रेस भी प्लस 1 ही आ रहा है। तो सर हाँ, उसका एक और एग्जांपल ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, -1 इस टाइप का। हाँ तो एग्जाम्पल से तो ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं अगर इन जनरल प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स 3x3 का फिक्स है और कोई भी इस तरह के मैट्रिक्स के लिए फॉलो करेगा। तो तुम्हें आइडिया है तो ठीक है, मतलब जस्ट अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ तो वी कैन डू व्हाट। देखो ए तो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हाँ मैंने आइगन वैल्यू वाला कंसेप्ट से मैंने किया है, जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई इन्वोलेटरी आ रहा है, तो इसका हमेशा जो भी आइगन वैल्यू आएगा वो हमेशा प्लस माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो भी ऑर्डर 3 का होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसमें दो केस बन सकता है, या तो -1 जो आ रहा है वो 2 बार आया है, या +1 जो आ रहा है वो 2 बार आया है, तो दोनों को अलग अलग करके किए हैं, तो ऐसा है। इसे मान लीजिए कि एक का आइगन वैल्यू आ रहा है, मतलब एक केस में कि -1 और 1, ये मैट्रिक्स मतलब एक आइगन वैल्यू मतलब एक मैट्रिक्स का आ रहा है, तो इसको करेंगे तो ट्रेस जो भी है कि +-1 आ रहा है, वैसे भी मतलब एक इसमें करेंगे तो -1 आएगा ट्रेस। फिर उसके बाद जो दूसरा केस ले रहे हैं वो +1 मतलब 1 1 -1, तो इसमें ट्रेस आ रहा है 1। ये दो अलग अलग केस बन रहा है, उसके हिसाब से हम प्रूफ किए हैं। हाँ ठीक है, वो मैं भी वही करूँगा, बट उससे पीछे में लॉजिक पता होना चाहिए, करेक्ट है। सो आई विल आल्सो डू द सेम। तो उसके पीछे यही वाली थ्योरी है जो मैं बता रहा था अभी तुम्हें, यही वाली थ्योरी है। तो एक्चुअली है क्या, मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करा दिस को, तो इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 0, ये तो मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया। इसके टर्म में अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ मैथमेटिकली तो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ से अगर लिखना चाहूँ तो, मतलब ये तो मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स, सपोज मैं एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूँ, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। सो व्हाट इज द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस, हाँ x स्क्वायर माइनस 1 इज 0, ठीक है। हाँ तो मतलब ये है, या ऐसा समझ लो कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज व्हाट, या ऐसे तुम लिख सकते हो ए सेटिस्फाइज
ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो या तुम ऐसा बोल सकते हो कि यू हैव पॉलिनोमियल ए इज रूट ऑफ कुछ पॉलिनोमियल बोल दो। तो इसको अच्छा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो चलो आई से सम ए एक्स बोल दो या ए टी बोल दो, यू कैन टेक टी स्क्वायर माइनस 1 करस्पॉन्डिंग दैट। तो एक्स बोल दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए टी में ले लेता हूँ मैं। ए मैंने इसलिए लिया है देखो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो डिग्री इसकी 2 है। सो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकती है? क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो है जो मैंने बनाया है मतलब पी ए, मैं पी टी बोल सकता था इसको, मैंने ए टी बोला है अभी। सो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकता है टी स्क्वायर माइनस 1? नहीं। क्यों? 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई। हाँ 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3 कैरेक्टरिस्टिक तो ऑर्डर नहीं। हमेशा 3 डिग्री का होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं है। और मिनिमल तुम ऐसे देख के नहीं बता सकते। तो देखो मैंने कहा मैट्रिक्स 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब एक मैट्रिक्स किसी पॉलिनोमियल का अगर सॉल्यूशन है तो वो 3 तरह से हो सकता है। या तो वो कैरेक्टरिस्टिक होगा जिसकी डिग्री हमेशा n होगी अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। दूसरा हो सकता है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तीसरा हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल तो हमें पता ही नहीं है ना, तो हम इसको क्या अज्यूम करके चलेंगे अभी कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है ये। ओके, सो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री कैरेक्टरिस्टिक से कम होगी या इक्वल हो सकती है और मिनिमल से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी। तो इस केस में ये हमने 80 लिया। 80 देने का बड़ा इंटेंशन है कि ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। वी आर नॉट श्योर इट इज मिनिमल और नॉट। ठीक है, सो अब क्या करेंगे? तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? अगर मैं 80 को लिखता हूँ, सो व्हाट इज अ फैक्टर ऑफ दिस? फैक्टराइज करो। t plus 1 t minus 1 t प्लस 1 t माइनस 1। अच्छा, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि mt डिवाइड्स at, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड्स इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता नहीं है तो मैं कैरेक्टरिस्टिक ही निकालना चाहूंगा। तो बताओ mt क्या होगा फिर इस केस में? t प्लस माइनस 1। मतलब mt मतलब यही वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई पावर है नहीं, क्योंकि mt डिवाइड कर रहा है इसको। तो दोनों फैक्टर ही लेना पड़ेगा, कुछ भी फैक्टर को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। सो t प्लस 1 और t माइनस 1 ही होगा क्योंकि फैक्टर्स हमेशा कॉमन होता है तीनों में। मैंने बताया तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक में, एनिहिलेटिंग में और मिनिमल में फैक्टर्स कॉमन रहेंगे। फैक्टर्स मतलब ये टर्म्स जो हैं पावर को इग्नोर करके। तो यहाँ पावर तो 1 1 ही है तो किसी को हटा तो सकते हैं, पावर कम तो और कम किया नहीं जा सकता है। सो मिनिमल वाले में यही हो गया। और ऐसे मिनिमल नहीं भी पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मेन काम क्या है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक तक पहुंचना है। तो मैंने क्या कहा कि एनिहिलेटिंग में जो फैक्टर है वही फैक्टर मिनिमल में होता है और वही फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक में होगा। तो यहाँ से तुम्हें एनिहिलेटिंग को देख के भी ये लाइन तुम अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सीधा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गेस करना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऐसे समझने के लिए। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 3। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ इसमें कुछ नया फैक्टर नहीं आ सकता। अब जैसे इसमें क्या है, रूट है -1 और 1, मतलब t प्लस 1 t माइनस 1 है, तो कुछ नया फैक्टर नहीं आ सकता है। यही फैक्टर क्या करेगा? रिपीट होगा। तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो हो सकता है कि क्योंकि फैक्टर हमेशा कॉमन रहता है मिनिमल में, एनिहिलेटिंग में, कैरेक्टरिस्टिक में, तो कुछ नया बाहर से कुछ नहीं आएगा। या तो इसी का स्क्वायर होगा, एक पॉसिबिलिटी ये है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डिग्री 3 बनाना है तो या तो t प्लस 1 की पावर 1 है और t माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। यही दो पॉसिबिलिटी है। कैरेक्टरिस्टिक या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी। ओके, अब ये वाली है तो तुम्हें पता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 करते हैं तो आइगन वैल्यू आती है। आइगन वैल्यू क्या होता है? आइगन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना। सो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? मेनली यही डिफाइन करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक अगर फाइंड करना आइगन वैल्यू तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो आइगन वैल्यू हैं। तो अगर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पहला वाला, तो उस केस में मुझे रूट्स मिलेगा t इज इक्वल टू -1 -1 1, मतलब मल्टीप्लिसिटी 2 है -1 की, तो आइगन वैल्यू। और इसको अगर 0 पुट करेंगे, मतलब अगर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो इस केस में मुझे रूट्स मिलेगा -1, -1, 1। तो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और यही से आंसर आ गया। अब तुम्हारे पास आइगन वैल्यू आ गई है तो ठीक है, जैसे दोनों बता रहा था वो करेक्ट था, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसे कैसे पता चलेगा हमें? तो ये लॉजिक है क्योंकि फैक्टर कुछ भी नया नहीं आएगा, वही वाला रिपीट होगा। अगर डिग्री कम है मिनिमल की या एनिहिलेटिंग की तो उसी में किसी का पावर ऐड हो जाएगा ताकि डिग्री वहाँ तक पहुँच जाए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो दो पॉसिबिलिटी है ना, 3 डिग्री बनाना है तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का ये है। सो इन दोनों केस में तुम चेक कर लो। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। और ट्रेस क्या होता है?
सम ऑफ आइगन वैल्यूज ना, ये फॉर्मूला है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सो अगर ये वाला केस है तो बताओ डिटर्मिनेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तीनों को। अगर ये वाला केस है तो मल्टीप्लाई करो तीनों को, मतलब 3 आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, -1 -1 1, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो क्या होगा, या तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो +1 हो सकता है, या दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो सकता है। सेम थिंग अगर नीचे वाला पॉसिबल केस है, दो ही केस है, तो इन दोनों केस में या तो ये वाला केस हो सकता है या ये वाला केस होगा। तो इस केस में सम ऑफ आइगन वैल्यू, इन तीनों को ऐड कर लो, -1 -1 +1 ऐड करना है, यहाँ तीनों को ऐड करना है। तो इन केस में या तो क्या होगा, पहले वाले से -1 आ जाएगा या +1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो उसी को उसने कंबाइन करके लिख दिया है कि जो ट्रेस ए है इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए एंड बोथ कैन बी इक्वल टू +-1। तो इसको सेपरेट करोगे, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि दो तरह की पॉसिबिलिटी है ना। सो ये देखो यहाँ साइन ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर इन द सेंस जिस केस में डिटर्मिनेंट 1 है +1 है उस केस में ट्रेस जो होगा -1 होगा। ओके, एंड जिस केस में डिटर्मिनेंट -1 है उस केस में ट्रेस +1 होगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। ये माइनस हटा सकता था लेकिन नहीं हटाया, इसीलिए माइनस कॉमन लिया है। हाँ, तो इसको तुम अलग करके लिखोगे, इसका मतलब इसका ये होता है अगर इसको लिखे दो चीज़ें एक साथ मिक्स की गई हैं, एक बार +1 ले सकते हो या ट्रेस ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा इस लाइन से कि ट्रेस ए इज 1 एंड डिटर्मिनेंट ए इज -1। तो पहले केस में ये पॉसिबिलिटी थी, वही तुम्हें यहाँ मिल रही होगी फर्स्ट वाले में आई थिंक, कि डिटर्मिनेंट -1 है और ट्रेस 1 है, मतलब डिटर्मिनेंट -1 और ट्रेस 1, ये इस वाले केस में मिलेगा। और दूसरे वाले केस में क्या है कि यहाँ तुम देखोगे इसका मतलब ये है कि ट्रेस ए जो है वो -1 है और डिटर्मिनेंट ए बराबर +1 है। ये था, तो इसी को मिक्स करके एक साथ लिख दिया है, ये इस वाले केस में ये मिला होगा। ट्रेस सम है ना, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे अच्छा था, और भी मेथड हो सकते हैं बट मुझे ये समझ आया तो मैंने किया। ओके, सर क्वेश्चन 18B में एक डाउट था। हाँ अभी आते हैं, हमने कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट था हमारा, 18B में भी डाउट है, बताओ। सर इसको जब सॉल्व किया ना तो थीटा का इंटरवल मिल रहा है हमें 0 से x1 तक, और जब हम MLE निकाल रहे तो x बार आ रहा है। क्लियर है कि x बार थीटा के इंटरवल में नहीं है तो x बार तो MLE होगा नहीं। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से सॉल्व किया तो जो फंक्शन बन रहा है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो बता नहीं सकते कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। तो लॉग लेकर अगर डिफरेंशिएशन करे और उससे बताए कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग तो चलेगा क्या? लॉग लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, एक मिनट। तो एक तो तुम ऐसे ही देख सकते हो कि जो थीटा है लेस देन इक्वल टू एक्स आई है, थीटा इज लेस देन इक्वल टू एक्स आई, तो थीटा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स आई। तो इस तरीके से तो थीटा का रेंज क्या होगा, और थीटा दे रखा 0 से इन्फिनिटी, 0 to x1 हो सकता है। लेकिन तुम्हें 0 to x1 हो जाएगा ना रेंज, और तुम्हें देखना है कि अब ये उस इंटरवल में किस पॉइंट पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है उस इंटरवल में। बाकी लोगों का क्या आया, 18B चेक करो जिन लोगों ने किया है। x1 सर डिफरेंशिएट करने पे वहां से पता नहीं चल रहा है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो आपने लाइक एक क्वेश्चन बताया था, दूसरा क्वेश्चन था कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, मतलब x1 के बाद x बार आएगा, अगर x बार पे वो MLE बोल रहा है तो क्या कि मैक्सिमम रेंज पे ही वो MLE होगा। तो क्योंकि इंटरवल रेस्ट्रिक्टेड है तो x बार जो होगा वो कहीं ना कहीं x1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे तुम देखोगे तो x1 इज द मिनिमम और x बार इज एवरेज है, तो मिनिमम से तो ज़्यादा ही होगा, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में एवरेज होगा, तो दैट इज आउटसाइड दैट, तो इसलिए 1/, इतना ही मेरा x1 आया है और उसमें 1/थीटा है ना सर, तो थीटा मतलब जितना ही मिनिमम होगा तभी तो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमम देगा वो। ओके, अगर मैं 18B देखता हूँ तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया
1/θ की पावर n हो जाएगी, और साथ में e की पावर माइनस समेसन हो जाएगा, तो 1/θ बाहर कर लो, और ब्रैकेट के अंदर होगा समेसन xi माइनस n थीटा। सो समेसन xi अलग कर लेते हैं, माइनस n थीटा अलग हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। हमने 1/θ बाहर कर लिया माइनस में, और समेसन तो ये है। और यहाँ होगा जो xi जो थीटा है, फिर वेरिएबल बढ़ाया थीटा यहाँ है, तो एक्स थीटा आईज वर लेस देन इक्वल टू xi, सो इट विल बी लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो ये इस तरह से कुछ रिलेशन आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एल थीटा जो यहाँ से 1/θ की पावर n है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो तो माइनस 1/θ समेसन xi हो गया इनटू e की पावर उसको मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस n आ जाएगा, है ना। हमने बस 1/θ को दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस n। तो ये तो कांस्टेंट टाइप का हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमारा इंटरवल थीटा का आ गया, थीटा पॉजिटिव है तो इंटरवल आ गया कि ये 0 से x1 के बीच हो सकता है। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर इंटरवल आया तो अब चेक करना होगा, कांस्टेंट होता तो पूरा इंटरवल में एमएल ही हो जाता। इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो राइट एंड पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट एंड पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, है ना, इस तरीके से। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको तुम डिफरेंशिएट करके ट्राई कर सकते हो कि लाइक एल डैश थीटा या लॉग ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू वांट यू कैन टेक लॉग लाइक, क्योंकि मैंने बताया था फंक्शन का और लॉग फंक्शन का सेम क्रिटिकल पॉइंट आता है। जैसे फंक्शन है या उसका स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करो, स्टिल सेम क्रिटिकल पॉइंट आता है। तो क्रिटिकल पॉइंट सेम आता है, इसलिए लोग देखो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, इसलिए लॉग लेकर डिफरेंशिएट किया जाता है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए डिफरेंशिएशन का। उसको क्रिटिकल पॉइंट सेम रहता है। तो लॉग भी ले लोगे तो क्या होगा, माइनस एन लॉग थीटा हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट सेम होता है पर मैक्सिमम मिनिमम जो आएगा वो भी सेम होगा। तो मैक्सिमम इसके हिसाब से निकालेंगे, हमें मैक्सिमम इसका चाहिए तो इसमें पुट करेंगे हम, हमारा ये ओरिजिनल फंक्शन है। तो हम इस लॉग एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सर वो अगर लॉग मतलब lx मतलब x अगर x का फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा देगा तो लॉग x भी मैक्सिमा ही देगा। हाँ, क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग मिनिमम देगा तो मिनिमम देगा। इस तरीके से आएगा। और बाकी इसको लिखना चाहो तो माइनस एन लॉग ई, तो एन लॉग ई लॉग ई 1 होता है तो माइनस एन हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट। तो डी अपॉन डी थीटा लॉग एल थीटा प्लस एन होगा। एक मिनट, हाँ प्लस एन होगा, थैंक यू। सो यहाँ से माइनस एन अपॉन थीटा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं हम, और 1/θ का माइनस 1/θ स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा समेसन xi, और ये खत्म हो जाएगा n, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसको हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करना है तुम्हें। तो एक तो थीटा तुम काट सकते हो यहाँ से, जब कैंसिल हो जाएगा तो n उधर गया और थीटा की वैल्यू आ गई 1/n समेसन xi, मतलब x बार। अच्छा, तो ये है। अब चाहो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हो ये चेक करने के लिए मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इस x बार पे, ठीक है। तो अगर मैं मान लो डिफरेंशिएट डबल कर देता हूँ तो एक बार और हम डिफरेंशिएट कर लेंगे जस्ट चेक करने के लिए। तो जो ओरिजिनल फंक्शन आया था उसी को डिफरेंशिएट करना है, कट तो बाद में किया हमने 0 करने के लिए। तो वैसे करोगे तो आ जाएगा n अपॉन थीटा स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन थीटा क्यूब समेसन xi, ठीक है। अब थीटा की जगह x बार रखना पड़ेगा चेक करने के लिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि क्या है। ओके, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, n डिवाइड कर देते हैं, x बार बना देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, n अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 2n अपॉन थीटा क्यूब x बार। मैं थोड़ा सा वो मॉडिफाई कर दिया। अब सोचो अगर x बार रखता हूँ तो क्या फाइनल आंसर आएगा, मतलब x बार ही ऑल्सो थीटा, तो इस बार तो थीटा कंसिडर करो, तो ये वाला x बार है। तो उस केस में व्हाट विल बी द आंसर, थीटा कर गया तो माइनस n अपॉन x बार स्क्वायर बचेगा। मतलब चाहो तो थीटा की जगह x बार रख दो, सिंप्लीफाई करो तो आएगा माइनस है, तो ये नेगेटिव है और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। तो मुझे मैक्सिमा मिलेगा इस फंक्शन का, मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू x बार। तो अगर थीटा का रेंज जो हमारा आया है, बट जो हमारा रेंज है थीटा का दैट इज ओनली 0 to x1, x1 इज द मिनिमम ऑफ ऑल रैंडम सैंपल जो रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो नंबर लाइन पे तुम देखोगे तो 0 है, और यहाँ मान लो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है
तो बीच में यहाँ कहीं मान लो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो बीच में कहीं x बार आएगा ना, हमारे पास n नंबर से, मान लो 10 नंबर, मान लो 1 2 3 4 5 10 तक, तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 10 है, एवरेज निकालोगे तो 5 आएगा, है ना, इस तरीके से, या जो भी बीच का नंबर आएगा 5 के लिए तुम 1 ऐड करके देख लेना। तो मतलब एवरेज अगर 1 से 10 तक का निकालेंगे, उस बीच का कोई नंबर आएगा, 1 और 10 के बीच का ही आएगा। तो हमारा तो जो पैरामीटर स्पेस है वो ये है, तो MLE हमारा इसी बीच का आएगा, क्योंकि MLE इज अ वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा का जो पॉसिबल वैल्यू इसमें से आएगा, लेकिन ये तो x बार बाहर हो गया रेंज से, तो इसीलिए, और ये फंक्शन क्या होगा, तो चूंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, जैसे इस तरह से इंक्रीजिंग इन सेंस यहाँ पे जाके चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमा है तो इस तरह से रहा होगा, इससे पहले इंक्रीजिंग रहा होगा, तब फिर डिक्रीजिंग हो गया होगा। किसी पॉइंट में मैक्सिमम कब होता है, जब वो इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हो गया। साइंस की फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही कहता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, किसी पॉइंट में मैक्सिमा कब है, जब फंक्शन पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हो गया, तो उस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा। डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हो गया तो मुझे मिनिमा मिलेगा। तो ये फंक्शन समहाउ इंक्रीजिंग है इस तरह से, तो इस पॉइंट पे मुझे इस इंटरवल के हिसाब से विल गेट मैक्सिमम एट x1। सो होगा देयरफॉर जो थीटा इज इक्वल टू x1 इज MLE, बिकॉज इसी पे मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्लोजर इंटरवल पता है। अच्छा, यहाँ भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि मुझे थीटा का क्लोज इंटरवल पता है। तो तुम्हें पता है क्या करते हैं उस केस में, अगर इंटरवल का तुम्हें इंटरवल पता है तो उसमें तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट अंदर है तो तुम कंसीडर करोगे, नहीं है तो उसको मतलब इग्नोर करोगे, तो वी विल इग्नोर x बार बिकॉज इट इज नॉट इनसाइड द इंटरवल। तो सिर्फ हमें एंड पॉइंट पे चेक करना है अब कि एंड पॉइंट में किस पे ज़्यादा है, तो मैंने चूंकि बताया इंक्रीजिंग है, सो इन दैट केस x1 पे मैक्सिमम होगा। तो पुट करके भी देख सकते हो, तुम चाहो तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स एंड पॉइंट जो है इंटरवल का, उसको यहाँ पुट करके चेक कर लो लाइक्लीहुड में कि किस पे मुझे ज़्यादा आंसर मिलेगा, तो उससे भी कर सकते हो। मतलब जैसे हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा में हमें डेरिवेटिव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, इफ इट इज इनसाइड इंटरवल यू कंसीडर, अदरवाइज इग्नोर इट, and then you take the endpoints and you put into the function and check which one is maximum, that will be global maximum, which one is minimum, which is global minimum. So in that case you can put 0 or x bar and then you can check है ना which one is maximum. So obviously x bar पे maximum मिलेगा और 0 पे तो डिफाइंड उस तरह का नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी ना। So x bar is the point at which it will get minimum. Sorry, x bar मतलब x1, x bar तो बाहर का इंटरवल है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आंसर होगा। ओके ओके सर। अगर लोकल मिनिमा मिल रहा होता तो फिर 0 हो जाता है MLE। लोकल मिनिमा कहाँ मिल रहा होता सर सेकंड, हाँ सेकंड डेरिवेटिव करने पे अगर लोकल मिनिमा मिल रहा होता, हाँ तो उस तरह क्वेश्चन आएगा, उस तरह क्वेश्चन में अगर मिनिमा होगा तो मिनिमा का मतलब उस पॉइंट पे मिनिमम है तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग था, तो हाँ तो स्मॉल लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। हाँ तो उस केस में 0 होता, उस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में नहीं, अगर होता उस तरह का क्वेश्चन तो उस केस में लोअर एंड पॉइंट जो भी होगा वो आंसर होगा। ओके तो ये तो हो गया, और क्वेश्चन कौन सा फंसा था, 17 और 25। 25 का बी, ऐसे बाय द वे इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें, है ना। सो हमें दिखाना है कि ऐसा होगा। ओके तो तुम लोगों ने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा होगा, है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है? यस। कोई बताओ स्टेटमेंट। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, वो इसमें यूज होगा। किसी को याद नहीं है? भाई सर ने पढ़ाया है ना, एग्जाम में क्या बगल वाले से पूछोगे? सर वो रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब याद है। ये याद इंटरमीडिएट, ऐसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम नाम ही बता रहा है कि इंटरमीडिएट पॉइंट पे कुछ कंडीशन, 2 पॉइंट पे वैल्यू। if मेरा कंटिन्यूअस होता है A से B में क्लोज इंटरवल, तो f of A multiply by f of B less than 0 हो गया तो एटलीस्ट 1x मिलेगा जो बिलोंग्स करेगा A से B में।
ओके तो ये कुछ तरह का कुछ पॉइंट है एफ बी में, जैसे के इज अ नंबर, या यहाँ पे एक्चुअली जाई यूज किया तो मैं जाई लिखता हूँ ताकि तुम रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन से। इफ जाई इज अ नंबर मोर देन इक्वल टू एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ बी, तो यहाँ मैंने चलो ए नीचे ले लेता हूँ बी ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। सो जाई इज अ नंबर दैट इज मोर देन इक्वल टू एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ बी। एफ इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओवर इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑल्सो ऑन ए बी। सो इन दैट केस कॉन्टिन्यूटी आई थिंक फाइन है, हाँ ठीक है कॉन्टिन्यूअस है। सो इफ दिस हैपेंस देन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ इन्होंने अच्छा जाई तो इन्होंने पॉइंट लिया ना इस क्वेश्चन में, सो दे हैव कंसीडर्ड जाई इज एक्स, तो इसको मैं कुछ और बोल देता हूँ, तो जाई ना बोल के इसको मैं के बोल देता हूँ, ठीक है। मान लो के एक नंबर है जो एफ ए और एफ बी के बीच है। सो लाइक तुम ग्राफ भी बना के देख सकते हो, ठीक है, इस तरह कुछ मान लो है, तो यहाँ कोई ना कोई नंबर बी रहा होगा और यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ए रहा होगा, तो ये डोमेन है ना, और इससे करस्पॉन्डिंग इसको हम रेंज बोलते हैं। सो ये डोमेन है और ये रेंज है। सो इसका इमेज ये है, मतलब ये डोमेन सेट है और इसका इमेज ये वाला सेट है, रेंज सेट। तो होता क्या है, इस बीच का कोई भी एक नंबर, जैसे अब क्या बोला मैंने, के कोई नंबर है इस बीच का, के यहाँ पे मान लो है। सो इफ के इज अ नंबर बिटवीन एफ एंड एफ बी देन देयर एग्जिस्ट अ जाई that will belong to interval AB such that, क्या लिखो आगे, such that, so there exists a xi between AB such that, सर पहले तो एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ बी लेस देन 0 अगर होता है दोनों का प्रोडक्ट, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी वाई जाई जो बता रहे, जाई बिलोंग्स करेगा ए से बी, ओपन इंटरवल ए से बी। वो लेस देन ग्रेटर वाला अलग चक्कर है, वो तब यूज़ करते हैं जब तुम्हें रूट्स निकालना होता है फंक्शन का, तुम्हें चेक करना है कितने जीरोज हैं, तो वहाँ इसको यूज़ करते हैं, वो दूसरे तरह के क्वेश्चन में यूज़ होता है। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, एफ के कोई नंबर है एफ ए और एफ बी के बीच का है, सो यू विल फाइंड वन जाई, जो कि मैंने यहाँ लिखाया है। तो ये देख के फिगर देख के तुम बता सकते हो कि के और जाई में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन हाँ में के सर, एंड जाई, बताओ के और जाई में क्या रिलेशन, मतलब फिगर देख। कि के जाई का फंक्शनल वैल्यू है, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, सच दैट, जाई इज इक्वल टू एफ के, उल्टा हो गया, नहीं एफ, के एफ एफ जाई इज इक्वल टू है ना, के। एक्स एक्स एक्सेस पे जाई है तो जाई एक्स है एक्चुअली, और वाई एक्सेस पे के है। सो के इज इक्वल टू एफ जाई, तो यही थ्योरम यहाँ यूज़ करना है कि लाइक अगर किसी दो फंक्शन के मतलब एफ ए और एफ बी पता है तुम्हें, और कोई तीसरा नंबर उस बीच का है, तो तुम्हें कोई ना कोई एक्स मिलेगा ए और बी के बीच का, जिस जिस पॉइंट का इमेज मतलब जाई का इमेज के होगा। ओके तो ये स्टेटमेंट है रफली। ओके तो यही यहाँ यूज़ करना था। तो हमारे पास क्या है, एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ए बी पे, कॉन्टिन्यूटी इज एनफ, ओके, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट इफ यू सी, तो आई थिंक कॉन्टिन्यूटी के लिए है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ लेना एक बार, सर ने लिखाया होगा तुम्हें। तो एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ए बी, और इसने इंटरवल को ये जो यही यही फिगर लेकर कंटिन्यू करता हूँ मैं। सो लाइक यू हैव डिवाइडेड इंटरवल टू पार्ट्स x1 x2 x3 x4 x5 है ना, इस तरह से xn तक, n पार्ट्स में तुमने इस इंटरवल को डिवाइड किया, जो इंटरवल x एक्सिस पे है उसको तुमने n पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देन सो दैट देयर एग्जिस्ट अ जाई बिटवीन ए बी, तुम्हें दिखाना है कि जाई एग्जिस्ट करेगा सच दैट, तो देखो हमें थ्योरम लगाना है, थ्योरम एग्जिस्टेंस बता रहा है तो बस थ्योरम लगाना है कि थ्योरम सेज दैट देयर एग्जिस्ट जाई बिटवीन ए बी सच दैट दिस। तो तुम्हें बस ये प्रूफ करना है कि वो जो नंबर दे रखा है, ये वाला जो नंबर है ना लेफ्ट साइड में, एफ जाई बराबर ये के की जगह ये वाला टर्म है लेफ्ट वाला, ये तुम्हारा के है। अब तुम्हें बस वो रिलेशन एस्टैब्लिश कर देना है, अगर तुम ये ढूंढ लेते हो कि के इज मोर देन एफ ए लेस देन एफ बी, देन काम हो जाएगा। तो दैट इज दिस, ओके। तो ये थोड़ा इजी था आंसर, तो अभी मैं करता हूँ सॉल्व इसको, अब तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज, तो ये तब तुम लोगों को मैं कोर्स पढ़ाया नहीं इसलिए मुझे डायरेक्टली क्लिक नहीं किया है ना, तो ये अपडेटेड रहते हैं तो है ना, बच्चे इसलिए ज़्यादा एक्टिव होता है टीचर से, क्योंकि जो पढ़ा रहा है तो उसमें हम एक्टिव हैं, अदरवाइज हम भी भूल जाते हैं। सो इफ जाई इज दिस,
ओके तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमने फंक्शन जिस तरह इस तरह मान लो ये इंटरवल ए बी है, तो हमने कहा कि n पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो n पार्ट्स है लाइक x1 x2 xn, या इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जहाँ पे फंक्शन, किस तरह का फंक्शन तुम बना सकते हो है ना, कि फंक्शन इस तरह का भी है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई इस तरह का पॉइंट होगा इससे है ना, तो मतलब अभी हमने ऐसे बनाया है, बट दैट्स फाइन, एफ ए है बी है कहीं पे है ना, बी पे इस तरह से कुछ उस तरह से कोई नंबर उस बीच का है, तो ये फाइन। तो यहाँ मैंने वैसे एक नॉर्मल सा फंक्शन बना देता हूँ मैं, ठीक सा, तो इस तरह का ही ले लेते हैं, मतलब ऐसे तो ये हो गया उस टाइप से, लेकिन सिंपली किसी तरह का भी फंक्शन होगा ये बताओ, तो इस बीच में कोई ना कोई एक वो होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे। देखो कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो इसमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा ही। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड कर सकते हो, तुम्हें तरीका पता था, क्रिटिकल पॉइंट होगा, या क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं अगर मिला कोई क्रिटिकल पॉइंट, तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा ऑब्वियसली। सो बात क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस पॉइंट है ए, x1, x2, xn या b, इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, या इनमें से नहीं भी होगा, कोई ना कोई तुम्हें फंक्शन की, ये जो लाइन लिखा है एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, तो अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल पे है, तो इट इज ऑलवेज दैट इट हैज एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब मैक्सिमम मिनिमम मिलना ही है, या तो क्रिटिकल पॉइंट में मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला तो फिर एंड पॉइंट में मिलेगा, मिलना तो है ही। सो मान लेता हूं मैं कि लेट कि x1 एंड या x1 ना लेके मैं कुछ नया नाम लेता हूँ, x स्टार या ऐसा बोल चलो x मैक्स, नीचे मैंने मैक्स यूज किया है, एंड x मीन, ठीक है। सो दीज आर पॉइंट्स ऑन x एक्सिस या पॉइंट्स इन ए बी, कुछ नया नाम भी तुम दे सकते हो, x स्टार, x हैच, मैंने इससे x नीचे मैक्स, x मीन सफिक्स में, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम दो नंबर है, x की दो वैल्यू है x एक्सिस पे ए बी में, सच दैट या these are point in AB of maxima and minima respectively। so respectively मतलब क्रमशः, तो क्रमशः मतलब मैक्सिमम है ना, और ये वाला पॉइंट मिनिमा का है, सो रेस्पेक्टिवली। ओके तो अब ये बताओ तुम हमें क्या रिलेशन चाहिए, एक्स के, अच्छा के कोई भी नंबर है, चलो क्या फर्क पड़ता है, सो एक्स के कोई भी नंबर, के एक्स के जो है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 एन पॉइंट्स है ना, तो इनमें से कोई भी एक नंबर है, ये जो एक्स एक्सिस पॉइंट है, ये x1 x2 x3 xn तक, तो के कोई भी एक नंबर है, तो क्या होगा ये बताओ, एफ के में और एफ एक्स मीन में और एफ एक्स मैक्स में क्या रिलेशन होगा, इन तीनों नंबर में कौन सा सबसे लार्जेस्ट होगा, ये तीन नंबर में क्या रिलेशन होगा, x max लार्जेस्ट होगा और x मीन स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये रिलेशन होगा कि k इज एनी नंबर 1 to n, एफ एक्स के की वैल्यू, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि मैंने कहा है कि ये x मैक्स पे मैक्सिमम मिलेगा, तो ये मैक्सिमम मिलेगा, ये मिनिमम मिलेगा, तो ये कोई बीच का नंबर होगा, मैक्सिमम मिनिमा के बीच का नंबर होगा, तो ये ऑलवेज होल्ड करेगा। ये कहाँ से आइडिया आया, क्वेश्चन देख के, तो x के हमने लिया, अब क्या करते हैं, के कुछ भी होगा तो ये होल्ड करेगा ना, फॉर एनी के इट विल होल्ड, तो इस ये दिस होल्ड्स फॉर ऑल के बिलोंग्स टू इंटरवल 1 2 अप टू n, यू कैन टेक एनी के 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी उन सब के लिए होल्ड करेगा, क्योंकि कोई वैल्यू अगर इन एक्स मीन वाला भी आ गया तो इक्वलिटी होल्ड करेगा। हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि a1 प्लस a2 प्लस a अल्फा 1 है, तो मैं क्या करता हूँ समेशन 1 to n है। चलो इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, तो ओपन करके लिखेंगे इसका मतलब क्या है, देखो मैं लाइन बाय लाइन लिखता हूँ, के को तुम 1 रख के देखो तो क्या होगा, एफ एक्स वन मोर देन एफ एक्स मीन लेस देन इक्वल टू एफ एक्स मैक्स, ये पहली इक्वेशन आई, तो इनइक्वलिटी, फिर के को 2 रखो, एफ एक्स टू विल होल्ड एफ ऑफ एक्स मीन एंड लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैक्स, सेकेंड इक्वेशन आई। इस तरीके से हम लास्ट वाला लिखेंगे, लास्ट डायरेक्टली एक्स एन, के को एन रखा, तो दैट विल ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैक्स इधर है, और मोर देन इक्वल टू लेफ्ट में है एफ ऑफ एक्स मीन। ओके ये nth इक्वेशन है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है इस
जो प्रूफ करना है सच दैट के बाद। तो लेफ्ट साइड क्या है, समेशन अल्फा के एफ एक्स के। तो इसको ओपन करो, लेफ्ट साइड को अगर मैं समेशन खोलूंगा तो क्या होगा, कोई बताओ, समेशन खोल के बताओ लेफ्ट साइड। A1 fx1 प्लस A2 fx2 इस टाइप का इंक्रीज करो। लास्ट होगा an x के, an f x n। तो अब क्या करना है, तुम क्या करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a1 से, पूरे फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a2 से, एंड लास्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो an से। ये मुझे कैसे समझ आया, क्वेश्चन का डिमांड है ना, क्वेश्चन के हिसाब से कि ओके ये लेफ्ट साइड जो है अल्फा 1 fx1, अल्फा 2 fx2, अल्फा 3 fx3, तो मुझे इस बीच में कहीं ना कहीं अल्फा 1 चाहिए, यहाँ अल्फा 2 चाहिए, यहाँ अल्फा n चाहिए। तो हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नया इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब इसको ऐड कर दो। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा लिख देता हूँ। पहले मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो इसको। तो क्या होगा ऐड करोगे तो, जब मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो बीच वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ मैं। तो जो बीच वाला टर्म होगा a1, अच्छा वो अल्फा था, अल्फा लिख लो कोई बात नहीं, a मैंने लिख दिया। सो अल्फा 1 fx1 प्लस, मैं सिर्फ बीच वाले को ऐड कर रहा हूँ जो मिडल टर्म है, अल्फा 1 fx1 प्लस अल्फा 2 fx2 एंड सो ऑन अल्फा इन fxn। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखता हूँ डायरेक्टली मैं, तो ये ऐसा आएगा समेशन अल्फा के, और हमारा इंटेंशन भी यही था लाने का, अल्फा के एफ ऑफ एक्स की, ये के की वैल्यू 1 से n तक, ये बीच वाले टर्म आई, सेम ऑर्डर फॉर का इनइक्वालिटी। और यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, अल्फा 1 एफ एक्स मैक्स प्लस अल्फा 2 एफ एक्स मैक्स प्लस अल्फा 3, राइट साइड में बोल रहा हूँ, अल्फा 3 एफ एक्स मैक्स, अल्फा 4 एफ एक्स मैक्स एंड सो ऑन। तो एफ एक्स मैक्स में कहीं के नहीं है, ठीक है, तो ओनली यहाँ पे क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, मैं कॉमन लेके बता देता हूँ। तो ये ऐसा होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, लास्ट में आएगा अल्फा के, और वो टर्म बाहर रहेंगे, कॉमन निकल जाएगा सब में से, एफ एक्स मैक्स। ठीक है, क्योंकि ये के पे डिपेंड नहीं कर रहा। सेम थिंग होल्ड फॉर लेफ्ट साइड, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, लास्ट में अल्फा एन तक, ये के नहीं एन तक, अल्फा एन तक जाएगा, एंड लास्ट विल बी एफ एक्स मीन। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा 1 से लेके अल्फा एन तक का सम क्या है, 1 है। 1 तो 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अब तुम अल्फा 1 से लेके अल्फा एन तक का सम 1 रख दो, ये 1 हो गया। तो लेफ्ट साइड में क्या आया, अब देखो लेफ्ट साइड में, सो ये तो बीच वाला ऐसा ही है, अल्फा के एफ एक्स के, तो इट इज अल्फा के एफ एक्स के लेस देन इक्वल, ये 1 हो गया। तो बच्चा फिर से वही एफ एक्स मैक्स एंड मोर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन, है ना, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि सम 1 हो गया, और के की वैल्यू यहाँ 1 से n तक है। अब ध्यान दो, ये इस तरह का रिलेशन है, इस तरह का जो मैं यहाँ लिखा था, ध्यान रखो। देखो अब क्या है कि ये जो इस तरह का रिलेशन हो गया, ये है के मोर देन इक्वल टू एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ बी, उस तरह का रिलेशन हमने बना लिया। तो हम ये बनाना चाहते थे ताकि ये थ्योरम लगा सके, हमने ऐसा बना दिया, के मोर देन इक्वल टू एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ बी। तो एक्स में कंसिडर, यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो अब क्या होगा, बाई इंटरमीडिएट, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना, क्योंकि ये ए टाइप का हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो इस बीच में मुझे कोई नंबर मिलेगा, मतलब उस इंटरवल में वैल्यू थ्योरम, यू विल गेट सम वैल्यू व्हाट, तो जिस पे भी सबसे मिनिमम होगा वो, एंड जिस पे भी मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे होगा बाई दिस जाई बिलोंग्स टू ए बी, देयर एग्जिस्ट, है ना, ये सिंबल है, देयर एग्जिस्ट जाई बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ जाई विल बी इक्वल टू के, तो के के प्लेस पे यहाँ ये है, दैट के इज समेशन अल्फा के एफ ऑफ एक्स के फ्रॉम 1 to n, यही प्रूव करना था। ओके, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम। तो देखो अगर मैं ऐसा बनाऊंगा, किसी का मैक्सिमम या मिनिमम हो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मान लो ये है, ये बी है, तो जहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम हो, इस तरह से कुछ हो गया, सपोज ऐसा है, तो जो भी जिस पॉइंट पे मिनिमम है ये वाला इंटरवल होगा, मैक्सिमम जो भी है, तो ये इस तरीके से ये एफ बी मतलब एफ एक्स मैक्स होगा, और इधर जहाँ पे सबसे कम वैल्यू आ रही होगी एफ एक्स मीन होगा। तो इस बीच कोई भी नाम लोगे तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो मिलेगा। यहाँ तो हम जब ग्राफ बनाए उसके हिसाब से बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे,
है ना। यहाँ अगर मान लो ये k है तो 4 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट केस में अगर सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग उसको 1 मिलेगा, तो 1 तो मिलेगा ही पक्का, वो चीज़ है। तो मिनिमम इस पे है, मैक्सिमम इस पे है ना तरीके से। तो यू टेक एनी पॉइंट इन बिटवीन देम, यू विल गेट एटलीस्ट 1x, एटलीस्ट 1x यू विल गेट फॉर श्योर। तो वो x में जाई हमारा, सो देयर एग्जिस्ट जाई, एक तो मिलेगा ही जहाँ पे ऐसा होगा। तो ये प्रूफ हो गया। ओके तो 2 पॉइंट मिन मैक्स कंसीडर करके फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा दिए। सो एग्जिस्टेंस वाला है तो थ्योरम का स्टेटमेंट याद है, तुम थोड़ा सोच पाओगे ओके एग्जिस्टेंस किस थ्योरम में आता है। तो मीन वैल्यू में है ना, रॉल्स थ्योरम में है और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में है एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। देयर एग्जिस्ट सी, या यहाँ भी सी लिख सकते थे, जाई लिखा मैंने। ठीक है जी। तो अब बचा एक और क्वेश्चन 2009 में, वो था हाँ तीनों में अंतर क्या है? किसमें? इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम स्पेशल केस है मीन वैल्यू थ्योरम का। तो रॉल्स थ्योरम कोई अलग से कुछ नहीं है, उसमें ए बी को तुम है ना वो क्या करते हो, एफ ए बराबर एफ बी ले लेते हो तो वो हो जाता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक स्पेशल केस रॉल्स थ्योरम है। तो मीन वैल्यू थ्योरम जनरलाइज्ड केस है, रॉल्स थ्योरम पर्टिकुलर केस है। तो वो तो तुम्हें डेरिवेटिव निकाल के देता है। यहाँ तो ये बात कर रहा है कि वहाँ होता है कि एफ डैश सी की वैल्यू तुम्हारी इक्वल होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। तो वो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट वहाँ से मिलता है। यहाँ पे तुम्हें मिलता है किसी पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग है। क्योंकि वहाँ डेरिवेटिव की बात करें, यहाँ डेरिवेटिव की बात नहीं किया है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में कहीं डेरिवेटिव की बात नहीं किया है। नहीं। सो ये इंटरमीडिएट वैल्यू की बात कर रहा है, नाम से क्लियर इंटरमीडिएट वैल्यू की बात कर रहा है कि इफ यू हैव मीन एंड मैक्स ऑफ द फंक्शन देन यू फाइंड एनी पॉइंट इन बिटवीन मीन और मैक्स वैल्यू, सो यू विल गेट 1x इन दैट x एक्सेस और डोमेन। फॉर दैट इट विल अटेन दैट वैल्यू। ओके नेक्स्ट कौन सा 17? हम्म 17। सो ज्वाइंट तो मैं आधा किया था, उसी के आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। सो लेट द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस विद दिस। ऐसे मुश्किल तो ये भी नहीं था, बट वो है कि उस टाइम करना नहीं चाहता था। तो ज्वाइंट पीडीएफ दिस एफ ऑफ एक्स वाई, ये तुम्हें दे रखा है 1 प्लस 4 1 प्लस एक्स क्यू वाई क्यू, 1 प्लस एक्स क्यू वाई क्यू, और एक्स की वैल्यू -1 से 1 में, वाई की वैल्यू -1 से 1 में, एक्स बिटवीन -1 and 1 and y between -1 and 1. सो ओके यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है कि मुझे एक्स वाई का ज्वाइंट पता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पास फाइंड करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। तो लास्ट क्लास में लिख रहा था सी डी एफ मान लो जी है सपोज, इसका सी डी एफ जी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर मैं लिखना चाहूँ तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, इसका नया नाम दे दो चाहो तो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सपोज मैं लास्ट में लिख रहा था जेड डब्ल्यू ना, ये यू वी ले लो, यू वी ठीक है। तो मतलब ये एक्चुअली जी यू वी, मतलब यू वी का मैं सी डी एफ लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, यू लेस देन इक्वल टू स्मॉल यू एंड वी लेस देन इक्वल टू स्मॉल वी। तो u इज नथिंग बट, सो मैं जी यू वी लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वी। तो यहाँ से क्या होगा, mod x लेस देन इक्वल टू रूट यू एंड mod y टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेस देन इक्वल टू रूट वी। अब क्या है, इसको थोड़ा और ओपन करोगे सो यू विल गेट x बिटवीन माइनस रूट यू टू प्लस रूट यू and v between minus root v to sorry y ना, y between
प्लस रूट वी। ओके एंड नाउ सो सी, जब तुम CDF लिखते हो वन वेरिएबल में कैसे लिखते हो? जो हम वन वेरिएबल में CDF लिखते हैं तो जीरो कुछ केस होता है, देन कुछ यहाँ पॉइंट होता है लाइक समथिंग यू से HX, एक्स में कुछ रिलेशन होता है जब एक्स की वैल्यू कहीं AB के बीच होती है, और यहाँ 1 हो जाता है जब एक्स मोर देन B होता है ना। और यहाँ लिख देते हैं मान लो AB इंटरवल लिख रहा हूँ तो एक्स लेस देन A, इस तरीके से। तो यहाँ लेकिन जो है दो वेरिएबल है, तो इस केस में तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ मैं लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा, इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ। देखो तो UV की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले तो देख लो XY जो है वो जीरो से XY जो है -1 to 1 है और Y -1 to 1 है, तो U का रेंज क्या होगा? फिर स्मॉल u लिखता हूँ मैं। व्हाट इज रेंज ऑफ U? U इज x स्क्वायर एंड V इज y स्क्वायर। 0 to 1। तो U 0 to 1 होगा एंड V भी 0 to 1 होगा। 0 to 1। सो मतलब ये सपोर्ट है, अगर इसके बाहर हुआ तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, मतलब ये ठीक है ना। मतलब यहाँ भी लिखा नहीं मैंने, लेकिन लिख सकता ना, जब fx y ये है जब ऐसा है, अगर x की वैल्यू मोर देन 1 है तो जीरो है, या x माइनस लेस देन -1 है, इन दैट केस इट इज जीरो, y मोर देन 1 जीरो, y लेस देन -1, इस तरह से। तो वो लिखा नहीं, मतलब बाकी ये सपोर्ट है। सो इसके अलावा जो होगा उस पॉइंट पे जीरो होगा। तो सेम थिंग यहाँ भी ऐसा ही है, UV की वैल्यू 0 to 1 है, तो अगर U लेस देन 0 हुआ सो इन दैट केस विल 0। सो यहाँ देखो, तो उसी को लिखेंगे अगर हम, तो UV में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो एक तो ये है कि दोनों लेस देन 0 हो जाए, क्योंकि हमारा जो UV में ये वाला केस है ना, 0 1 1 और ये 1 1 पॉइंट है, तो दिस इज मान लो U है और ये V है। और जो XY में था वो कुछ इस तरह से था, -1 1 -1 1। तो ओके है ना, ये XY में था। सपोर्ट है ये। सो यहाँ ये 0 to 1 0 to 1 हो जाएगा। तो जैकोबियन वाले से नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। तो इसमें केसेस क्या है, अगर मान लो U लेस देन 0 है या V लेस देन 0, कोई भी एक लेस देन 0 हो गया, तुम इस ग्राफ में देख सकते हो। तो U लेस देन 0 हो जाए, मतलब आइदर U इज लेस देन 0 और V इज लेस देन 0, तो वो इस बॉक्स से बाहर आ जाएगा। तो ये बॉक्स हमारा सपोर्ट है UV के लिए। सो इन दैट केस यू विल गेट व्हाट, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, CDF की वैल्यू क्या आएगी, GUV क्या होगा, मतलब यहाँ में क्या लिखूँ, 0 है ना, क्योंकि तुम्हें पता है सपोर्ट बाहर है तो 0 हो जाएगा। और तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, जो जो टू वेरिएबल का ऐसा है, कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी है सो इट विल गिव यू 0, कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी है तो इट विल गिव यू 0। XY में से ये माइनस इन्फिनिटी तो स्टिल विल गिव यू 0। माइनस इन्फिनिटी मतलब हो गया कि रेंज से बाहर है। यहाँ पे बाहर है तो दिस इज 0। अब दूसरा केस हो सकता है कि लाइक ऐसा हो कि चलो U तो 0 से 1 के बीच है। अच्छा हम CDF लिख रहे हैं, ध्यान रखना ठीक है, हम CDF लिख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऐड होती जाएगी ना, कुमुलेटिव है ना, CDF लिख रहा हूँ मैं। तो CDF की प्रॉपर्टी तुम लोगों को पता है कि U लेस देन इक्वल टू U, वो लिख रहे हैं हम। सो इन दैट केस एंड सपोज V इज मोर देन इक्वल टू 1, या यहाँ इक्वलिटी लगा लो चाहो तो। ओके अब देखो V मोर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि जब हम कंसिडर कर रहे होंगे तो ये इसका डेफिनेशन क्या होगा, U लेस देन इक्वल टू U एंड V लेस देन इक्वल टू V। सो V मोर देन 1 है तो 1 तक ही कंसिडर करेंगे, उसके बाद 0 हो जाएगा। तो 1 तक तो कंसिडर होगा, ठीक है, 0 से 1 वाला कंसिडर होगा। तो यहाँ मैं बोल दिया V मोर देन इक्वल टू 1 है, तो V अगर मोर देन इक्वल टू 1, सॉरी V ऊपर है तो मोर देन इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे, स्टिल वी विल काउंट ओनली 0 to 1, उसके बाहर वाला 0 कर देगा। लेकिन CDF लिख रहे हैं तो CDF की प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, ये ऐड करता जाता है। तो इस केस में क्या होगा, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ इसी को। सो ये कुछ प्रॉपर्टी ऐसा फॉलो करेगा, U तो 0 से 1 के बीच है, U मान लो 1.5 है, इस तरह से कुछ नंबर है इस बीच में, तो 0 से वहाँ तक काउंट होगा। या अच्छा यहाँ -√2 से +√u है,
एक मिनट, तो x यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x के ये इन्वर्स फंक्शन है ना उसका, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सो इन दैट केस जब u 0 से 1 में है तो x नेगेटिव भी तो वैल्यू ले सकता है, क्योंकि x स्क्वायर u था, तो x कैन टेक नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो, x स्क्वायर u है ना, so u will not take negative value but x can take a negative value, x square is u, तो x इसलिए -1 से 1 में था। तो इन दैट केस फॉर एग्जांपल मान लो u हाफ है, तो जब u हाफ है तो x कैन टेक वैल्यू -½ टू प्लस हाफ, मतलब उसका रूट आई थिंक हाँ -1/√2 to +1/√2, यहाँ x का रेंज -√2 से +√u है, इसलिए जब u हाफ है तो x की वैल्यू इस तरह से -√½ टू +√½ होगा जब x की वैल्यू हाफ है, तो जब u की वैल्यू हाफ है तो, ठीक है फिर से बोल रहा हूँ मैं, when u is half in that case check here, in that case x will take value -√½ to +√½ फाइन। सो इसको मैं अभी हमें एक u तो फिक्स नहीं है ना, तो जनरल है, तो यहाँ जनरल लिखेंगे -√u to +√u, बट u की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन हमें 1 से बाहर नहीं जाना है, और -1 मतलब जब v मान लो 1 है तो उस केस में y की वैल्यू होगी -√1 to +√1, मतलब -1 to 1। अगर v की वैल्यू मान लो 2 हो गई सपोज, सो इन दैट केस y ऐसा नहीं कि वैल्यू -√2 से +√2 हो जाए, क्योंकि y का जो सपोर्ट है वो -1 से 1 में ही था, तो हमें उतना ही लेना है, बाहर का 0 है। सो v इज मोर देन इक्वल टू 1, तो y का रेंज में क्या लिखूँ, v मोर देन इक्वल टू 1 है, तो y का रेंज क्या होगा, मतलब यहाँ से इसको मैं रीराइट करना चाहता हूँ इस टर्म्स में, जैसे इसको मैंने यहाँ लिखा है, बताओ, मतलब कोई ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। v मोर देन इक्वल टू 1 है, फॉर एग्जांपल यू कैन चेक इन द ग्राफ, सो v मान लो यहाँ पे 1.5 है, तो कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता ना, 1.5 मान लो एक तरह से, तो y का रेंज -√v से +√v है, तुम कौन सा वाला कंसीडर करोगे, कितना कंसीडर करोगे अगर मैंने v 1.5 कर दिया? 0.5 से 1 से 1.5, 1 से 1.5 क्यों करेंगे भाई, मतलब 1 के आगे तो मास 0 है, मतलब 1 तो यहाँ अभी मैं आप देखो v मैंने फिक्स कर दिया, तो v तुम x के बारे में सोचोगे, अब तुम आ जाए यहाँ पे, अच्छा v का रिलेशन y से, तो y के बारे में सोचोगे, तो y का रेंज तुम क्या लोगे, अगर मैं 1.5 कर दिया तो y का सपोर्ट कितना कंसीडर होगा उस v बराबर 1.5 के करस्पॉन्डिंग, y का कितना मास कंसीडर होगा, यहाँ तुम देख सकते हो y का रेंज क्या है, y का रेंज है -√v to +√v, तो हम कितना कंसीडर करेंगे जब v 1.5 है, तो 1.5 से √v हो जाएगा, 1.5 से √v हो जाएगा, 1.5 से √v, सो √v तो √1.5 हो जाएगा, सर √v कंसीडर कर 0 से 1/√2 y का रेंज है ये, तो मैं तुमसे यहाँ y पूछ रहा हूँ, y का रेंज क्या होगा, यहाँ तुम्हें v दे रखा हूँ, आई एम गिविंग यू v अच्छा एंड आस्किंग यू y का रेंज क्या होगा, तो v तो मैं तुम्हें यहाँ फिक्स कर दिया मान लो 1.5, यहाँ तुम्हें इस ऊपर वाले ग्राफ में देखना है कि y का रेंज तुम कहाँ से कहाँ तक जाओगे, और y यहाँ तुम्हें बता रखा है, हिंट ये है कि -√v से -2.25 से -0.225 टू ले 0.225 तक, स्क्रीन दिख रहा तुम लोग, अच्छा इसका स्क्वायर कर देंगे और नेगेटिव लगा देंगे दोनों साइड में, नहीं ना, तो यहाँ दे रखा है v ग्रेटर देन 1, जी वही तो, इसलिए मैंने v तुम्हें 1.5 दिया ना, 1 से 1.5, लेकिन वो तो डिफाइन सर नहीं y है, की ओरिजिनल वैल्यू मतलब ओरिजिनल रेंज कंसीडर करने के लिए इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर 0 प्लस वो फंक्शन फिर 0, ऐसा कुछ होगा। I'm asking you, अगर v जैसे, अच्छा तो एक छोटा सा CDF देता हूँ 1 वेरिएबल में, सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, हाँ जैसे मान लो यहाँ 0 है, हाँ एग्जैक्टली, सो तुम बाहर क्यों जाओगे भाई, जैसे मैं तुमसे अगर पूछ लूँ कि यहाँ कुछ रेंज दे रखा है, जैसे x लेस देन 0, x बिटवीन 0 एंड 1, x मोर देन इक्वल टू 1, अब मैं तुमसे पूछूंगा कि x बराबर 2 पे CDF क्या आंसर देगा, इस तरह क्वेश्चन में क्या आंसर हो, तो 1 ही रहेगा ना, तो वही चीज़ यहाँ भी ऐसी सोच रहे हैं हम, अच्छा वहाँ में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन हमने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, तो ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, जब हमने v को 1.5 दे दिया, तो यहाँ के हिसाब से मुझे y ये लिखना पड़ेगा, यहाँ देखो ऐसा हो सकता है, क्या हम ऐसा लिखेंगे कि √(-1.5 to √(1.5), तो 1.5 का रूट निकालोगे तो 1 से ज़्यादा ही कुछ आएगा, चेक करो,
1.5 में जब रूट निकालोगे तो 1 से ज़्यादा ही कोई नंबर आएगा, 1.25 के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ, तो क्या तुम ऐसा लिखोगे कि y की वैल्यू -1 जो भी 2.5 से 1 माइनस प्लस 1.25, लेकिन y का सपोर्ट तो रेस्ट्रिक्टेड था ना, क्या रेस्ट्रिक्टेड था? -1 से 1 तो तक। 1, तो तुम v अगर 1 से ज़्यादा हम कुछ भी ले लो, v अगर 100 भी ले लिया, मान लो 100 है सपोज, तो उसके इसमें यहाँ से y तुम्हें मिलेगा -√100 टू +√100। तो ये थोड़ी है कि -100 से प्लस रूट मतलब -10 to 10 लेंगे, नहीं, हमारा जो सपोर्ट क्वेश्चन में गिवन है y का वो -1 से 1 है, बाकी पे 0 है, तो हमें उस केस में इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो यहाँ जो होगा वो होगा -1 to 1। मतलब टोटल आप वैल्यू ले रहे हैं, मतलब कि भले अधिक ले रहे हैं 1.5, लेकिन फिर भी जो हमें तो उतना ही लेना है जितना हमें हाँ जितना 1 आ रेंज जाएगा। में है भाई। ये टोटल पॉसिबिलिटी है y की, v अगर 1 से ज़्यादा कुछ भी है तो y इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, y -1 और 1 के बाहर नहीं जा सकता है, v 1 से ज़्यादा कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं हमने ऐसा किया, क्योंकि u 0 से 1 के बीच है, तो उसके हिसाब से ही x डिसाइड होगा, क्योंकि u इज x², तो u जो भी होगा x की वैल्यू -√u से +√u है, तो u 0 से 1 के बीच है। अगर u मान लो मैंने तुम्हें दिया 0.75, तो x का रेंज होगा -0.7 -√0.75 टू +√0.75, तो ये उतना ही होगा, u पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ v 1 से ज़्यादा है तो y के पास चॉइस नहीं है कि वो v के हिसाब से जाए, फिर y का जो मैक्सिमम रेंज है उतना ही लेके वो स्टॉप हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा वैल्यू कंसीडर नहीं 1 से करेगा। ज्यादा क्यों लिए? हाँ, अलग अलग कंडीशन लेके देख क्वेश्चन में रहे दिया हैं। ना -1 से 1 में, y से ज़्यादा थोड़ी होगा, इसके बाहर प्रोबेबिलिटी 0 है। क्वेश्चन में दिया ना y बिटवीन -1 and 1, यहाँ गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, सपोर्ट ऑफ दिस इज -1 to 1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब तीसरा केस होगा कि जब चलो u 1 से ज़्यादा हो गया और v 0 से 1 के बीच है। ओके, अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, बताओ अब x का रेंज क्या लिखूँ मैं, u 1 से ज़्यादा हो गया, यही चीज हो जाएगा जो y में जो लिखे है पलट जाएगा, x का y, y में y का x। ठीक है, तो x -1 से 1 में ही ले सकता है वैल्यू, क्योंकि यहाँ मैंने u 1 से ज़्यादा कर दिया, फिर से u में अगर 100 ले लूँगा तो ये नहीं कि ये फिर x -10 से 10 में होगा, वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वो बाहर का वैल्यू देगा हमेशा। सो दैट विल बी दिस, एंड v 0 से 1 में, अब एक्चुअली y v पे डिपेंड करेगा अब, क्योंकि y² इज v, तो यहाँ पे y का जो रेंज होगा -√v से +√v होगा, कोई 0 से 1 के बीच है। अब तीसरा केस है कि जब दोनों 1 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, दोनों का हो दोनों जाएगा -1 से 1 -1 से -1 से 1। +1। और ये सपोर्ट ही है क्वेश्चन का, तो इस केस में आंसर हमेशा 1 आएगा। तुम ये लिखोगे तो ये एक्चुअली, क्योंकि ये जो है पूरा सपोर्ट आ गया, तो सपोर्ट है, इस पर आंसर क्या आता है, 1 आएगा, तुम चेक भी करोगे तो ये 1 है एक्चुअली। तो मैं इसको रीराइट कर देता हूँ अब, तो यही आंसर है, अब तुम्हें बस इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको रीराइट कर देता हूँ। तो मैं लिख रहा था जी CDF है u v का, सो दैट वी गेट 0 इफ u इज लेस देन 0, और लिखा हुआ है, ठीक है, कोई एक केस हो, या तो v लेस देन 0 हो, कोई भी लेस देन 0 हो गया तो कोई भी मास कंसिडर नहीं होगा x में या y में, तो इस केस में वो 0 दे देगा। दूसरा केस है जब u तो 0 से 1 के बीच ले रहे हैं हम, तुम चाहो तो 1 पे यहाँ इक्वलिटी नहीं लगा सकते हो, फिर बाद में है यू कैन टेक इक्वलिटी ऑफ 1 हेयर, कैन रिमूव इट, तो CDF में मोस्टली जो हम फॉलो करते हैं, तो राइट कंटिन्यूटी बना के रखते हैं ना, इसीलिए तो मोर देन इक्वल टू पे लगाते हैं। तो इस केस में तुम्हारा, इसको मैं अगर अब लिख दूँ डेफिनेशन के हिसाब से, जो CDF का ये प्रोबेबिलिटी निकालना आता है ना, तो यहाँ पे जो PDF था जो तुम्हें गिवन था fxy dx dy, तो x क्या रेंज है, तो मुझे लगता है x बाद में लिखना चाहिए, है ना। ओके, तो xy को तुम uv में लिख सकते हो अब, है ना, xy को uv में लिखोगे तो क्या होगा, जैकोबियन लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, तुम इसको इंटीग्रेट कर लो पहले, fxy पता है तुम्हें, fxy पुट कर लो, फिर वो तुम्हारा जो
रेंज है x का, तो मैं पहले y लिखता हूँ, y देन x, यहाँ पे y पहले लिखते हैं क्योंकि y का रेंज बीच वाले में है। कौन सा वाला लिख रहा हूँ पहले, मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ, मिनट मुझे x लिखना बेटर। तो अभी हम ये वाला लिख रहे हैं ना, सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन होगा डबल इंटीग्रेशन, हाँ ठीक है, एफ एक्स वाई जो क्वेश्चन में गिवन था 1/4 1 + x³ डी एक्स डी वाई। तो यहाँ x का रेंज है -√u से +√u, और इसका है -1 to 1 y का। तीसरे केस में क्या होगा, थर्ड केस लिखूंगा तो डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई, यहाँ मैं डी वाई डी एक्स लिखूंगा क्योंकि y का रेंज है -√v to +√v, और x का था -1 से 1। ये कब था, जब u तो > 1 है और v 0 से 1 के बीच है। तो फिर से यहाँ मैं 1 इस पर नहीं लेता हूँ क्योंकि ऊपर में लिया है। ओके, अब अगला केस क्या है, तो ये तीसरा हुआ और लास्ट वाला है, तो 1 ही आ जाएगा। तुम ये लास्ट वाला करोगे ना, यू विल सी 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये सिंप्लीफाई करोगे, क्या पुट करना है तुम्हें, ये पुट करना है 1 + x³ y³ 1/4। एक और केस बनेगी ना जब दोनों 0 to 1 और 0 to 1 वो अभी कंबाइन हो जाएगा आई थिंक। अच्छा, यू आर सेइंग, फाइन फाइन, तो मैंने वो वाला केस नहीं लिया है। तो हमने क्या केस लिया है, <0 0 to 1 and more than 1। ओके हाँ, नेक्स्ट केस में मुझे लेना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जब दोनों 0 से 1 के बीच है, हाँ तो वो उस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा एक लाइन, तो यू हैव टू ऐड वन मोर लाइन। वो क्या हो जाएगा इस तरह से, x -√u से +√u और y -√v से +√v। हाँ थैंक यू। सो यहाँ से क्या होगा, इस केस में u की वैल्यू 0 और 1 के बीच, v की वैल्यू 0 और 1 के बीच, और लास्ट वाला 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, u > 1 v > 1। तो उस हिसाब से यहाँ भी लिख लो। हाँ है ना सर, ये अगर x वर्सेस u का ग्राफ बना है ना, x = u² का, y = v² का, उस पर से ये सारी चीजें ना इजीली समझ आ रही थी। ओके ओके, हाँ तो यू कैन मेक दैट, जैसे मान लो, चलो मैं अभी इसमें बना देता हूँ। तो तुम्हें u और x में बनाना पड़ेगा ना, जैसे ये x है, ये u है, तो u = x² था, u = x² है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से तुम अगर x का रेंज देखोगे तो ये जो है इधर जो है, इसको देखो, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, ±√u, तो u इधर नेगेटिव है, मतलब x इधर नेगेटिव है, तो यहाँ होगा x = -√u, और इस साइड होता है x = +√u, ठीक है। हाँ ठीक है, यू कैन सी दैट दिस वे ऑल्सो। सो ये रेंज है x का, स्टार्ट विथ -√u to +√u, एंड और u रेस्ट्रिक्टेड है 1 पे, हाँ, और ये यहाँ x रेस्ट्रिक्टेड है -1 पे, और ये रेस्ट्रिक्टेड है +1 पे, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी, अगर कोई u तुमने 1 से ज़्यादा ले लिया, देखो, तो उस केस में तुम्हारा जो इन्वर्स इमेज लोगे वो ये वाला आएगा, इधर जाके कोई ये पॉइंट आएगा। लेकिन हमें तो ये इंटरवल कंसिडर करना नहीं है, मतलब वी डोंट हैव टू कंसिडर ऑल दिस, हमें सिर्फ ये बीच वाला करना है, इतना ही जो हम कर रहे थे। ओके, बीच में फिर प्रॉब्लम हुआ था, तो हाँ ठीक है, इससे भी तुम देख सकते हो, फाइन। तो इससे एग्जैक्टली तुम अगर <<1 है तो यू कैन लुक फ्रॉम हेयर, ओके, और <<1 है तो यहाँ से तुम देख सकते हो, लेकिन हमारा
एक ठीक है ना, वो बीच में इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो ओके, यहाँ तक पहुँच गए तो आगे ठीक है, एक और केस हमें लेना पड़ेगा। हाँ, तो इस बीच में वो वाला केस होगा जब 0 से 1 के बीच दोनों है ना सर। तो हम वो जो ऊपर। इंटीग्रेशन हाँ कर रहे हैं वो एक्स वाई के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो हम यू और एक्स का ग्राफ क्यों बना रहे हैं? नहीं नहीं, वो रेंज देखने के लिए यहाँ से, क्योंकि u का रिलेशन x के साथ है, क्योंकि हमारा u कुछ नहीं x स्क्वायर है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है u बराबर एक्स स्क्वायर और v बराबर वाई स्क्वायर। तो जब x का रेंज -1 से 1 में क्वेश्चन में दिया है, तो उस केस में u का रेंज 0 से 1 में होगा। ये तुम ग्राफ से भी देख सकते हो। जब x -1 से 1 में है, सो लाइक अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो उस केस में जो रेंज है वो ये, तो ये u की वैल्यू 0 मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो ये u एक्सिस है, u एक्स एक्सिस है, ये रिलेशन देखना है। सेम थिंग यहाँ y इधर है और v इधर है मान लो, तो v जो है वो वाई स्क्वायर है। सो सेम थिंग होल्ड शेयर, -1 और 1 है, तो इस केस में ये 1, तो v की वैल्यू 0 to 1 हो सकती है। x -1 से 1 है तो उसका इमेज 0 to 1 होता है, इसीलिए। और यही ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ भी देख रहे थे। जैसे अब कोई नंबर u <1 है, तो उस केस में जो इसका रेंज होगा x का, वो -√u से +√u होगा, जो मैं अभी समझाना चाह रहा था। और जब u <1 हो गया, ठीक है, तो u <1 है, तो ये नहीं कि -√u यहाँ आएगा, क्योंकि हमें आएगा तो, लेकिन हमें बाहर नहीं जाना है। हमें तो u अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो हमें फिक्स कर देना है कि x हमारा -1 से 1 में ही था, ये चीज़ है। उसके बाहर नहीं लेना है, क्योंकि उसके बाहर प्रोबेबिलिटी 0 है, तो सपोर्ट में नहीं है। x -1 to 1 ही सपोर्ट है, इसीलिए। सो फाइनली ठीक है, अब क्या है, बस थर्ड केस है, और देन यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट इट। सो ये u 0 to 1 हो गया एंड v 0 to 1 हो गया। In that case, you have to differentiate fxy dx dy. So u का रेंज -√u2 +√u एंड v का y का रेंज -√v2 +√v। अब तुम जब इंटीग्रेट करोगे लास्ट में 1 हो जाएगा, जब u > 1 v > 1। चलिए, ये वाला केस मुझे स्टार्टिंग में यहाँ लिखना था, सेकेंड लाइन पे। तो अब क्या करना है, ये तुम्हारे पास CDF आ जाएगा, तुम इसको इंटीग्रेट करो। सो यू विल गेट व्हाट, इंटीग्रेट करो fxy क्या है यहाँ दिया हुआ है, इसको यूज करना है 1/4 1 + x³ y³। तो इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट u_v में है, तो आंसर तुम्हारा u_v में आएगा। तो मैं आंसर लिख देता हूँ क्या आएगा, तुम इंटीग्रेट करना इसको। इसका इंटीग्रेशन fxy की जगह रखना है 1/4 1 + x³ y³। सो इन दैट केस यू विल गेट द आंसर, ये g हम u_v फाइंड कर रहे हैं। यू विल गेट, पहला तो 0 है, और बीच में जो आएगा हमारे हिसाब से वो कुछ ऐसा आएगा, √u √v, ठीक है। सो उस केस में √u आएगा, क्योंकि u 0 से 1 में है। हाँ, फिर नेक्स्ट में √v होगा, और नेक्स्ट वाले में √u होगा, और लास्ट में 1 होगा, ठीक है। सो इंटीग्रेट करोगे ऐसा कुछ आएगा, इंटीग्रेशन करना है तुम्हें। सो क्या होगा इस केस में, कब था, जब u यहाँ <0 है या v <0 है। और ये कब था, जब u < 0 <1 v < 1। और ये कब था, जब u < 1 था और v की वैल्यू < 0 <1। और ये कब है, जब u < 0 <1 v < 0 <1। एंड ये है u < 1 v < 1 उस केस में। अब ये तुम्हारे पास क्या आ गया, CDF आ गया। तो CDF से PDF कैसे निकालते हैं 2 वेरिएबल में। मुझे अब स्मॉल g_u_v चाहिए, आई वांट स्मॉल g_u, v। कैसे निकालेंगे, और v के रिस्पेक्ट में ओनली। सो CDF मान लो कैपिटल G को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल g_u_v को मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा, एक बार u के रेस्पेक्ट में, एक बार v के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होता है, इसलिए एक बार करते हैं। यहाँ 2 वेरिएबल है, दोनों से करना पड़ेगा। सो ∂u g अपॉन ∂u ∂v, इसको आप डिफ्रेंशिएशन कर लो, क्या होगा, करो डिफ्रेंशिएशन u v के दोनों के रेस्पेक्ट में। तो 0 का डिफरेंशिएशन 0, खाली अंदर यूवी वाला बच जाएगा, 0 0, और लास्ट वाला भी 0, बीच में ही बस होगा। सो एक बार u करोगे तो 1/2 √u v, फिर इंटू में v होगा,
एंड देन 1/4 अंडर रूट यू भी। तो रूट तुम्हारे पास 2 बार है ना। व्हेन यू डिफरेंशिएट इसको यू के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो पहले, तो यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1/2 रूट यू वी इंटू रूट इंटू वी बाहर होगा। यू के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ ठीक है, पहले रूट का तो 1/2 रूट यू वी। अब रूट के अंदर जाएंगे हम, यू के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट तो इंटू वी होगा। अब इसको वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको कैंसिल कर लो, ये रूट वी वाला उधर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा होगा। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। सो रूट वी अपॉन 2 रूट यहाँ यू बचा होगा, फिर से डिफरेंशिएट करोगे वी के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, और इसका 1/2 रूट वी हो जाएगा। तो फाइनली 1/4 रूट अंडर यू वी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार डिफरेंशिएट हो गया, पहले यू के रेस्पेक्ट में हुआ, तो यहाँ डबल था डी यू अपॉन है ना, डेल यू अपॉन डेल यू डेल वी था किसका, रूट यू वी का। तो पहले मैंने यू के रेस्पेक्ट में किया, फिर वी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया। सर अगर पीडीएफ ही निकालना था तो जैसे वहाँ पे हम लोग कर रहे थे, कल भी मैंने किया था, इतना ही आया था 1/4 अंडर रूट यू भी। बाकी केस जो भी है हाँ, फिर तो वो भी तरीका सही होगा, तरीके और भी हो सकते हैं। वो मैंने डायरेक्ट उसी ऐसे किया कि माइनस अंडर रूट यू से रूट यू को लिए, मतलब एफ एक्स वाई को इंटीग्रेट कर दिया, और माइनस रूट वी से रूट वी को। तो वो कोइंसिडेंटली आ गया क्योंकि ये बाकी जीरो हो गए, लेकिन अगर बाकी नॉन जीरो आया होता तो तुम्हारा आंसर फिर गलत होता। यहाँ क्या है, कोइंसिडेंस है कि बाकी सारे जीरो हो गए, तो इसलिए तुम्हारा आंसर मैच कर गया, क्योंकि बाकी चीज़ें है ना तुमने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बाकी जीरो ही हो गया, लेकिन अगर वो कुछ नॉन जीरो टर्म होता, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से होता यू या भी, तो फिर कुछ और आता। फिर केस में वहाँ तुम्हारा फिर आंसर ये सिर्फ ये वाला टर्म आता, बाकी नहीं आता, लेकिन बाकी टर्म भी आ सकते हैं। तो यहाँ क्या है, फाइनल आंसर हो गया 1/4 रूट यू वी, जब u मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, v मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 एंड 0 अदरवाइज। सो ये फाइनल एक आंसर हुआ, दूसरा जैकोबियन मेथड है। हमने काफ़ी टाइम्स पे दे दिया अभी, तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट मेथड मैं नेक्स्ट क्लास में करा सकता हूँ। तो ओके, तो सीडीएफ था मेन, यहाँ पे डिसाइडिंग था कि लिमिट क्या लेना है, और ये सिंपल थोड़ा मैथमेटिक्स इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं, तो ग्राफ आई थिंक इजीली तुम्हें समझ आएगा। इफ यू सी कि u 0 से 1 में है तो उस तरह से लेना है, और u जब u बाहर है तो फिर यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट -1 to 1, क्योंकि -1 से 1 बाहर नहीं जा सकता x, इसीलिए। या सेम थिंग फॉर y। आंसर इज दिस, u भी मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर, सो u वी हैड x स्क्वायर एंड v वी हैड y स्क्वायर। तो एक ये मेथड था। सो 23 हो गया है ना, बाकी फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो तो निकाल लिया होगा। ओके, तो आई थिंक 9 वाला भी सारा क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट के सारे हो गए। अब हाफ एन आवर है तो हम 10 का डिस्कस कर लेते हैं। जी सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है, EF be 2 इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ E मोर देन 0 और F गिवन E 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट मतलब E माइनस F। ठीक है, तो F गिवन E का प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो यहाँ से E इंटरसेक्शन F आ जाएगा E के टर्म में, एंड E माइनस F पता है, तो F E क्या है, दोनों को यूज़ करके आई थिंक आ जाएगा, क्योंकि तुम वहाँ पे यूज़ कर लोगे ना। E माइनस F का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और E इंटरसेक्शन F पिछले वाले से आ जाएगा, तो हो जाएगा। To action with IID random variables with PDF this 2 theta upon x cube 2 theta square upon x cube x more than equal to theta। तो फाइंड द एमएलई ऑफ थीटा निकाल लोगे। एमएलई अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, थीटा जो 18 था ना इस टाइप से। तो और द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस 1/2 पाई, हाँ पोलर फॉर्म कर लो, e के ऊपर माइनस हाफ आर स्क्वायर आर डी थीटा हो जाएगा, वाई आर कॉस थीटा हो जाएगा इस तरह से। ग्राफ बना के ट्राई कर सकते हो। फोर्थ, ये इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई जब रेंज दे रखा है, ठीक है, ये भी तुम रेंज पे हिसाब से डबल इंटीग्रेशन।
कर सकते हो x प्लस वाई लेस देन 2 हो जाएगा। ये भी सिंपल इंटीग्रेशन है, ग्राफ बना के देन वो एरिया सेट करके e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस वाई अलग कर सकते हो। Two coins with probability of heads u and v respectively are tossed independently. U and v, okay. ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तो if probability both coins shows up tails is equal to probability both coin show up heads, okay, then u plus v क्या होगा। ठीक है, यहीं से डायरेक्टली साइड रिलेशन आ जाएगा। सो दो कॉइन मतलब मोस्टली जब अनबायस्ड केस है मतलब फेयर कॉइन है, तो फेयर कॉइन के केस में क्या होता है, हाफ हाफ होता है। तो हाफ हाफ नहीं है, ये हो सकता है ये अनफेयर हो, तो उस केस में 1/2 की जगह यू है, यू भी प्रोबेबिलिटी है हेड्स की। ट्राई करना, हो जाएगा। सो बोथ कॉइन्स शोज अप टेल्स, ठीक है। सो टेल्स का होगा लाइक या 1 माइनस यू इंटू 1 माइनस बी, इस तरह से इक्वल टू बोथ शोज अप हेड्स, तो यू इंटू बी, इस टाइप से तो आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर इसमें ऐसे सोच सकते हैं कि u भी इक्वल भी तो हो सकता है, क्योंकि गिवन या नॉट इक्वल, तो अगर इक्वल मान के चलेंगे तो भी आंसर सेम आना चाहिए। तो भी आ जाएगा। मतलब यू बी के लिए जो मैच कर, मतलब फिर डिस्कार्ड कर सकते हो कि जो नहीं मैच करेगा उसको बाहर रखो, वो भी चल सकता है। यू बी इक्वल भी हो सकता है एक पर्टिकुलर केस, क्योंकि इन जनरल ट्रू है तो इक्वल के लिए भी ट्रू होगा। हाँ, तो वही चीज़ है, 1 माइनस यू टेल की प्रोबेबिलिटी है और दूसरे पे टेल की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस बी है। मतलब डायरेक्टली भी मुश्किल नहीं है, मतलब बोथ टेल है ना, तो 1 माइनस यू इंटू 1 माइनस बी इज द लेफ्ट साइड, राइट साइड इज बोथ कॉइन्स जब हेड, सो यू इंटू वी। अब वो लास्ट ओपन करोगे तो क्या आएगा, वो तो ऐसे ही दिख रहा है, लेफ्ट साइड ओपन करोगे तो आएगा यू प्लस वी माइनस, है ना। सो आई थिंक माइनस यू माइनस बी प्लस 1 प्लस यू वी, और यू वी कट जाएगा तो आंसर 1 आना चाहिए। डी ऑप्शन होगा, ओरली किया हूँ, चेक कर लेना। सो डी होगा। यू भी इक्वल करके भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से मैच करना पड़ेगा तुम्हें ऑप्शन। सो यू पहले मतलब 2u निकालना पड़ेगा, यू भी इक्वल कर लो तो 2u निकालना पड़ेगा, तो भी कोई मतलब बात सर अगर u v को हाफ हाफ लेते हैं तो भी सीधा 1 ही आ जाएगा। तो भी वही है, क्योंकि ऑप्शन यू भी से इंडिपेंडेंट है, तो यूनिक ही आंसर होगा, चाहे यू भी कुछ भी हो, है ना। क्योंकि ऑप्शन में यू भी तो है नहीं, तो यू भी तुम कुछ भी बट हाफ हाफ ही ले लो तो भी आंसर 1 ही आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि यू भी से आंसर यू भी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इन जनरल क्वेश्चन है, तो यू भी अपनी मर्जी से कुछ भी ले ले तो ये करेक्ट होगा। तो यू भी मतलब प्रोबेबिलिटी है, तो 0 से 1 के बीच का तुम कुछ भी कंसीडर कर लो, हाफ हाफ भी ले लो तो भी 1 आएगा, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, तो इन पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, और ऑप्शन को यू भी से कोई मतलब नहीं है। सिक्स्थ है, एफ बी ए थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन इंटरवल -π/6 to +π/6 such that f dash x बराबर 1 plus fx होल स्क्वायर। इफ f0 1 है देन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन टेलर से एक्सपेंशन ऑफ f अबाउट 0। तो टेलर से एक्सपेंशन तुम लिख सकते हो, है ना, f0 प्लस f डैश 0 x प्लस f डबल डैश 0 x स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ तक। एंड 3 टाइम डिफरेंशिएबल है, 3 टर्म, अगला टर्म भी ले सकते हो तुम। एंड उसमें फिर पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, एफ डबल डैश, वही ना, एफ डबल डैश 0 एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और यहाँ से देखो एफ डैश दे रखा है तो इसको डिफरेंशिएट करो उस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगी एफ डबल डैश, डिफरेंशिएट कर सकते ना, एफ डबल डैश एफ एक्स क्या डबल होगा, डैश आ जाएगी 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। हाँ 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब 0 रखेंगे एफ डबल डैश 0 तो हो जाएगा 2 इंटू एफ 0 एफ डबल डैश 0, सॉरी एफ डैश 0। सो एफ 0 तो 1 है, एफ डैश 0 तुम्हें निकालना पड़ेगा, 2 आ रहा है, तो 2 एफ डैश इंटू 0 वन निकाल के 2 फिर पुट कर लो। 4 आंसर है। हो जाएगा। टेलर से एक्सपेंशन में बस तुम्हें पता है कि टेलर से में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एफ डबल डैश 0.2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, तो उससे आ जाएगा। और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आंसर होगा। तो यहाँ तो 0 रख दो डायरेक्टली मिल जाएगा, एफ डैश 0 बराबर क्या है 1 हम्म प्लस एफ 0 स्क्वायर, एफ 0 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, पुट कर लो, हो गया, इजी है। तो यहाँ से 7th है, एक्स बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k
ओके, के पे तुम्हें पीएमएफ दे रखा है। फिर पूछ रहा है ई जो है वो 0, 2, 4 इस तरह ले सकता है, तो इन पॉइंट्स में प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? ट्राई कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। एक तो समेशन बस लगाना है तुम्हें, 0, 2, 4, 6 इस तरह पे। तो सेकंड टर्म में तो ज्योमेट्रिक लग जाएगा, और फर्स्ट टर्म का तुम्हें सम ऑफ सोचना है। सीरीज 5 हो जाएगा, आई थिंक, ट्राई करना। समेशन निकालना सीरीज का। एक्स वाई हैव द जॉइंट पीएमएफ दिस हाफ की पावर n + 2k + 1, n की वैल्यू -k + 1 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रही है। सो लाइक n + k इज 0, 1, 2, 3 इस तरह से बोलना चाह रहा है, n + k। ओके, k कैन टेक वैल्यू 1, 2, 3। सो ई वाई इक्वल्स, तो पहले y का तुम निकाल लो। इंडिपेंडेंट है, तो ब्रेक कर सकते हो ना, हाफ की पावर n + 1, हाफ की पावर 2k, इस तरह से भी कर सकते हो ब्रेक करके, एंड देन हो जाएगा। तुम पहले जाओ तो ई वाई है ना, तो y का पीएमएफ निकाल लो, फिर कैसे कर लो। इंडिपेंडेंट से भी तुम गेस कर सकते हो, या डेफिनेशन लगा के इसको समेशन ले लो x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो फिर y सर का वो जो पीएमएफ वहां पर +1 है वो n के पास रखने से या फिर k के पास रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा किसके पास वो है। तो इसलिए कह रहा हूँ समेशन लेकर देख लो, इजीली दिख जाएगा। समेशन लेना x के रेस्पेक्ट में, एंड n का रेस्पेक्ट में, मतलब n की लिमिट जो है पुट करना, -k से सम करेंगे इन्फिनिटी तक। तो फिर k के टर्म में आंसर आ जाएगा। तुम हाफ बार करके हो जाएगा समेशन, इजी है। फिर यहाँ भी शायद ज्योमेट्रिक इस तरह कुछ लगेगा, ज्योमेट्रिक सम जो इनफाइनाइट सम है ना ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज बोलाएगा। फिर वो आ गया पी में, फिर y से मल्टीप्लाई करके यू टेक द सम करके देखना। ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए तो और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है x1 x2 विद IID नॉर्मल 0, 1 रैंडम वेरिएबल, देन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 इक्वल्स। ओके, तो इजी है शायद। x1 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1, तो काई स्क्वायर 2 हो गया। काई स्क्वायर 2 लेस देन इक्वल निकाल देंगे इंटीग्रेट। तो काई स्क्वायर का पीडीएफ लिखे, काई स्क्वायर 2 आई थिंक होता है एक्सपोनेंशियल हाफ। तो काई स्क्वायर 2 का जो पीडीएफ है ना वो है 1/2 e की पावर -y/2। तो उससे कर लो, हो जाएगा 0 to प्लस इंटीग्रेशन। तो कोइंसिडेंसली वो काई स्क्वायर 2 और एक्सपोनेंशियल 1/2 सेम होता है, ये कोइंसिडेंस है बस इसके साथ। R2R be a function defined by this, ओके, x पॉजिटिव है तो ऐसा है, नेगेटिव है तो ऐसा है। कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। हाँ डिफरेंशिएबल, देखो तुम्हें मैं एक ट्रिक बताया था उस दिन कि अगर अकेला है, जैसे यहाँ पे इसको तुम लिख सकते हो 3/2 है, तो mod x इंटू √x नीचे वाले को। तो कॉन्टिन्यूटी का तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूस है ऐसे दिख रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यू हैव टू अप्लाई डेफिनेशन, f'0 डेफिनेशन निकाल लो, और नहीं तो यहाँ हो जाएगा mod x की पावर 1 + 1/2, तो mod x इंटू √mod x। पहले डेफिनेशन सही करके देखना। ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। कैसे करोगे? मॉड को पहले तुम्हें -x लिखना पड़ेगा, x नेगेटिव है ना। हाँ सर, x लेस देन 0 के लिए तो नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो mod x को हटा के -x रख दो, एंड देन डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करके x को 0 रख दो। देखो सेम आंसर आ रहा है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हाँ सर, वहाँ से आते हैं। ओके, 11th है p जो है x ट्रांसपोज अपॉन x ट्रांसपोज x है, be the n cross n matrix where x is a non-zero column vector, then which one of the following statement is false? p idempotent matrix है, orthogonal है, symmetric है, rank p है। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन मुझे याद रहा है, कानपुर के इंटरव्यू में पूछ रहे थे वो लोग पीएचडी वाले। तो लाइक इट्स अ ये इजी है। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखो इसमें जब n क्रॉस n है, तो तुम चाहो तो एक
n चूज कर लो अपनी मर्जी से, n मोर देन 1 बोला है ना, तुम 2 चूज कर लो, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है ना, जनरल में तुम्हें एमसीक्यू है, प्रूफ तो करना नहीं है, तो यू चूज सम n मोर देन 1 किसी के लिए ट्रू है तो 2 ले लेते हैं। अब x किसी भी x के लिए ट्रू है, ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है, तो x ले लो, एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, उसका एंट्री 1 2 ले लो चाहो तो, कुछ तो बोला नहीं कंडीशन कि n तो 1 से ज़्यादा है तो n 2 चूज कर लिया। x नॉन जीरो कॉलम वेक्टर, एक मैट्रिक्स बना लेंगे कॉलम मैट्रिक्स, 1 2 ले लो चाहो तो। अब बस x को x ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक नंबर कोई आएगा या मैट्रिक्स आएगा ऊपर वाला, क्योंकि जब तुम कॉलम ले रहे हो तो ये 1 2 क्रॉस 1 है, तो 2 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2, ऊपर वाला 2 क्रॉस 2 आएगा और नीचे वाला 1 क्रॉस 1 एक नंबर आ जाएगा, x ट्रांसपोज से नंबर आ जाएगा। फिर उसको चेक कर लो ऑप्शन से कि आइडेम्पोटेंट है, सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है, रैंक पीस 1 है, और ये इन जनरल ट्रू होगा। तो सर ये नोटेशन क्या है सर? नोटेशन ये तुम्हें एक P दे रखा है, P एक मैट्रिक्स है, x x ट्रांसपोज अपॉन x ट्रांसपोज x, ठीक है, ट्रांसपोज है, तो x कोई कॉलम वेक्टर, जैसे मैंने कहा कि चलो हम n को 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो n हमने सेलेक्ट कर लिया 2, ठीक है, तो हमने फिक्स कर दिया कि हमारा x जो होगा वो कॉलम वेक्टर है जिसमें 2 एंट्री होगा, तो मान लो 1 2 है, कुछ भी ले सकते हो, मैंने 1 2 चूज कर लिया। अब x ट्रांसपोज क्या होगा, मैट्रिक्स पढ़ा है तुम लोगों ने, तो कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स ये हो गया। अब न्यूमरेटर क्या होगा, x इंटू एक्स ट्रांसपोज, तो x एक्चुअली यहाँ पे मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया है क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो x को x ट्रांसपोज से अब तो कर ही सकते हो, 1 2 है और इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 2 से, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2 क्रॉस 2, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1 2 2 4, हो गया। अब इतना कर ही देते हैं, x ट्रांसपोज x ट्रांसपोज है 1 2, x है 1 2, अब यहाँ इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस, तो एक ही 1 क्रॉस 1 का आएगा, तो 1 क्रॉस मैट्रिक्स को यू कैन कंसीडर 1 क्रॉस 1 को यू कैन कंसीडर एज ए नंबर, तो यहाँ से करोगे तो 1 + 4 5, इसको तुम सिर्फ 5 मान के चलो क्योंकि डिवाइड कैसे करोगे, तो ये तुम्हारा आ गया 1/5 टाइम 1 2 2 4। अब चेक करो ऑप्शन, ये p जो है क्या सिमेट्रिक है, चेक करो ये सिमेट्रिक क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ट्रांसपोज लेने पर सेम आता हो, p1 है। अच्छा अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा फिर तुम्हें दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो हमें देखो हमने एग्जांपल लिया है तो उससे हम गलत पक्का बोल सकते हैं, सही नहीं बोल पाएंगे कि पक्का सही है, गलत पक्का बोल सकते हैं। जैसे बोला आइडेम्पोटेंट है, तो आइडेम्पोटेंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है आइडेम्पोटेंट का, a² = i, तो करके देखो a² i तो नहीं आएगा, तो पहला गलत हो गया। a² a अच्छा वो यूनिटरी था a² i है, तो ए आइडेम्पोटेंट a² a, तो a² a आएगा नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। b क्या है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए ट्रांसपोज आई, तो उसमें ये प्रॉपर्टी था किसी रो के सम का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे वाले का आएगा 4 + 16 25/5 नहीं आएगा, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है। या एक था किसी रो को दूसरे रो से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो 0 आएगा, लाइक 1 × 2 + 2 × 4, तो 0 नहीं आएगा, तो ये बी भी गलत हो गया, तो जो गलत है वो पक्का गलत है। तीसरा सिमेट्रिक है, यस, तो सही हो सकता है थर्ड, अब पक्का नहीं होगा बट ये इट मे बी करेक्ट, क्योंकि एग्जाम्पल हमने लिया है तो पक्का नहीं बोल पाएंगे ट्रू, फॉल्स पक्का बोल पाएंगे, एक एग्जाम्पल काफ़ी है गलत कहने के लिए। तो रैंक ऑफ p इज 1, तो यहाँ जो मैंने मैट्रिक्स लिया है तुम रैंक निकालोगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो सेकंड रो में से, तो 0 0, तो रैंक 1 है, तो दिस मे बी करेक्ट। तो अब क्या करोगे, तो तुमने जो एग्जाम्पल लिया वो 2 के लिए ट्रू हो गया, तो कोई बात नहीं नया एग्जाम्पल ले लेंगे, तो क्या करो अब इनको 3 कर दो और इस तरह से एक नया मैट्रिक्स बना लो, है ना, यू कैन टेक 1 2 3 लाइक दिस, फिर सेम स्टोरी रिपीट करो, तो इनमें से कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा वाला एलिमिनेट होगा, सो आई थिंक जो एलिमिनेट होगा हमें फॉल्स देखना है, हाँ मतलब एलिमिनेट कौन सा गलत हो जाएगा, जो बचेगा वो सही हो जाएगा, तो तुम्हें सेम चीज़ें सेम स्टोरी रिपीट करनी है अब इसके लिए, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ नया नंबर भी तो ले, मैंने 1 2 3 लिया, तुम कुछ और ले लो 1 5 7 9 समथिंग, कुछ भी नया ले लो तुम्हारी जो चॉइस है, तो अब तुम्हें ऐसे ही करना है।
तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज, ये भी सिमेट्रिक आएगा कि दोनों करेक्ट तो नहीं हो जाएगा इसमें भी। मैट्रिक्स इज अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर, ठीक है। मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सॉरी हमें फॉल्स पूछा है यार, एक मिनट, हमें फॉल्स पूछा है तो मैं तो ट्रू ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट। तो अब यहाँ देखो प्रॉब्लम ये हो गया, यहाँ तो फॉल्स दो हमने पहले ही दिखा दिए, ओके। तो हमें तो फॉल्स ही बताना है, कौन सा पक्का गलत है। तो अब तुम्हें देखना है और आइडेम्पोटेंट ऑर्थोगोनल में से कौन सा गलत है। ऑर्थोगोनल क्या डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल? आइडेम्पोटेंट वो एग्जिस्ट कर रहा है p स्क्वायर p जो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। एक मिनट, तो पहला होल्ड कर रहा है क्या? यस सर। चेक कर लेते हैं, पी स्क्वायर बराबर पी आ रहा है क्या? तुम चेक करके देखो, हो सकता है मैंने चेक नहीं किया है तो मुझे ऐसा लग रहा था गलत होगा, पर चेक करो। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। पहला का चेक कर लेते हैं, पी स्क्वायर देखो पी के इक्वल आता है, पी को मल्टीप्लाई करो, तो 1/5 इंटू 1/5 तो बाहर रहेगा ही, 1 2 2 4 को मल्टीप्लाई करना है। ये बड़ा डेफिनेशन से बताया ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 1/25, कितना होगा 5 एंड 2 + 10, 2 + 8 10, 16 + 20, तो 5 से सो मीन्स 5 से काट रहा हूँ, ठीक है। सो ये पी ही आ गया, वाह। सो इसका मतलब ये भी ट्रू है इस एग्जाम्पल, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो फॉल्स ही पूछा है हमसे, तो एक एग्जाम्पल फॉल्स बताने के लिए काफी होता है। सो पी इज ऑर्थोगोनल, दैट इज फॉल्स। मुझे फॉल्स पूछा है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुझे फॉल्स ही पूछ लिया इसने। सर कॉलम वेक्टर 1 0 ले सकते हैं ना? 1 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मोर देन 1 फॉल्स होगा तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा, नया एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो मैं पहला ए मैंने मतलब गेस मुझे लगा कि नहीं होगा, बट करके देखा है ना, तो पी स्क्वायर इज पी। सो मतलब कोई भी इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, पी तुम्हारा कुछ भी कॉलम वेक्टर लो, सो दैट विल ऑलवेज बी आइडेम्पोटेंट भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, रैंक 1 भी होगा, सिर्फ ऑर्थोगोनल नहीं होगा। ऑर्थोगोनल क्या होता है डेफिनेशन से बताओ? ए स्क्वायर आई, सॉरी ए इंटू ए ट्रांसपोज आई ना। हाँ जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज टू आई। तो वो इसमें नहीं होल्ड करेगा, चेक कर लो। तो आई नहीं आएगा, इसका मतलब है कि बी वाला ऑप्शन फॉल्स है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि फॉल्स ही पूछा गया है, ओके। y with the IID binomial random variable with parameter n and half, z with another binomial with parameter 2n and half, तो क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर y होगा, ओके। तो x बराबर y होने के क्या चांसेस हैं? z 0 पे होगा, n पे होगा, 2n - 1 पे, या n + 1 पे। दोनों बाइनोमियल है, चेक करना दोनों की वैल्यू इक्वल कब रहेगी। प्रोबेबिलिटी x = y, so what is meaning of equality of random variable? x = 1, इस तरह से x = y = 1 इस तरह से होगा, दोनों सेम वैल्यू ले रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? x = r ले लेंगे तो y = भी r लेंगे, सेम चीज लेंगे, और दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इंडिपेंडेंट दिया है, IID इंडिपेंडेंट, IID बाइनोमियल है, यस, तो IID है तो इंडिपेंडेंट भी है, ओके। अच्छा xy दो, ओके 1 मिनट, 3 यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, फाइन। सो वी हैव x y z, तो xy आर IID एंड z इज अनदर, ठीक है। सो z इज नॉट इंडिपेंडेंट एनीवे। सो हमें पहले xy को, मतलब ठीक है वो तुम कर सकते हो, xy का सेम रेंज है, xy कैन टेक वैल्यू 0 to n, तो xy = r, x = y = r, फिर वो इंडिपेंडेंट भी है, प्रोबेबिलिटी x = r इंटू प्रोबेबिलिटी y = r, उसको मल्टीप्लाई करके सम देखो, फिर देखो z की किस वैल्यू के लिए सम मैच करेगा।
अगेन n यू कैन फिक्स, n जनरल है ना, तो यू कैन फिक्स योर n, यू टेक 2 3 4 5 एनीथिंग यू कैन फिक्स, n को फिक्स कर दो फिर करके देख लो। ओके, n तुम चाहो 2 ले लो, चाहो तो 3 ले लो, इस तरीके से फिर करके देख लो, इसलिए आ जाएगा। 13 जनरल क्वेश्चन हो, टाइम बचाना हो, जनरल मत करो, यू जस्ट टेक सम पर्टिकुलर वैल्यू एंड देन मैच फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑप्शन। x be a random variable with pdf this based on the sample of size 1, the most powerful critical reason for testing this is this। तो ये ठीक है, 11 पेयर्सन लेमा है और अल्फा यूज करोगे k निकालने के लिए, अल्फा वी विल यूज टू फाइंड k और l थीटा 1/l थीटा नॉट इज मोर देन k, तो उससे आ जाएगा। 3 p कोई मैट्रिक्स है 50 क्रॉस 50 का और एंट्री जैसे कुछ इस तरह से मिनिमम आई जेस लाइक p11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, तो मिनिमम 1,1 तो 1 ही रहेगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो मिनिमम 1,2 तो आंसर 1 आएगा। आई जे में जो भी छोटा है वो एंट्री लेना है। फिर पूछ रहा रैंक बताओ, यू कैन ट्राई, क्वेश्चन है। x जो है वो गामा है g 2,1/2, ठीक है, g 2 1/2। अच्छा g का मतलब क्या है, तो वो पेपर के पहले लिखा होगा कि व्हाट दे मीन बाय g, है ना, हम मतलब पहले से अज्यूम नहीं भी करेंगे तो वी कैन रीड इन द इंस्ट्रक्शन। सो व्हाट दे मीन बाय g, देखो यहाँ पे, सो x इज g का मतलब है अल्फा लैम्डा रैंडम वेरिएबल मीन्स द पीडीएफ दिस, तो ये वाला पीडीएफ कंसीडर कर रहा है, ठीक है। 1 के लिए गामा ऑफ अल्फा, देन लैम्डा की पावर अल्फा, एक्स की पावर अल्फा -1, e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो ये g का मतलब है ये पीडीएफ। तो बोलो x मोर देन 4, ठीक है, ये ट्राई कर सकते हो तुम लोग, 2,1/2 रख के चेक कर सकते हो। और 2,1/2 इन 1/2 क्या होता है, कुछ रिलेशन है ना ट्राई स्कोर इसमें, तो यू कैन यू मे यूज दैट, तो उसमें पुट कर लेना, हो जाएगा इजी, पुट करके इंटीग्रेट करना है जैसे भी होता है। इन कहाँ गया, हो गया 15। 16 x1 x2 denote the lifetimes of bulb produced at factories f1 f2 respectively. The random variable x1 x2 are exponential 1/8 exponential 1/2 respectively, ठीक है। A shop produces 80% of its supply of bulbs from factory f1 and 20% from the factory f2. A randomly selected bulb from the shop is put on test and is found to be working for after 4 months. So the question is, what is the probability that it was, so ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ट्राई करना। Again x with the gamma 4 lambda random variable, find the value of lambda that minimizes ey, so ey y पता है x plus 3/4x, इसका मीन निकालो, फिर उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा लैम्डा वो निकालना है तुम्हें, है ना। तो y का मीन निकाल के फिर उसको मिनिमाइज करना है तुम्हें, लैम्डा वेरिएबल रहेगा उसमें। 17 पीडीएफ दे रखा है x का, फाइंड द सीडीएफ एंड द पीडीएफ ऑफ मॉड x, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले किए हैं ट्राई, यू कैन ट्राई इट। सो x की वैल्यू -1 to 3 में है और अलग अलग सपोर्ट पे अलग अलग एफ डिफाइंड है, तुम्हें मॉड x का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ट्राई कर सकते हो। सीडीएफ मतलब मॉड x का पीडीएफ एंड सीडीएफ दोनों निकालना है यूजिंग दैट पीडीएफ ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो अगर सीडीएफ निकाल लेते हो तुम y का, तो सीडीएफ ऑफ y इज इक्वल टू हाफ, है ना, तो उससे जो y आएगा मीडियन आ जाएगा। था the joint PDF of continuous random variable xy given by this, तुमसे पूछ क्या रहा है, find the conditional PDF of y given as this and the correlation coefficient, ठीक है। joint पता है तो you can find marginal also, and तुमसे conditional पूछ रहा है,
तो ठीक है, फॉर्मूला कंडीशन का ही पता है तुम लोगों को, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ही फॉर्मूला पता है, कोवेरिएंस अपॉन रूट एंड वेरिएंस से वेरिएंस वाई। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से टाइम लगेगा। x1 x2 x3 be the IID random variable with PDF this, find the method of moment estimator, ये भी तुम्हें पता है, x bar is equal to ex, then s है x1 plus 2x2 be another estimator of theta, to find the efficiency of t relative to s। so relative efficiency क्या था, तो फॉर्मूला याद है किसी को? यस, वेरिएंस वेरिएंस ऑफ of t2 टू upon बाय variance वेरिएंस of अपॉन, t1। हाँ, तो वेरिएंस ऑफ s अपॉन वेरिएंस ऑफ t यहाँ होगा, क्योंकि t का s के रेस्पेक्ट में, तो वेरिएंस s अपॉन वेरिएंस t। ठीक है ना, जो भी मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर आएगा उसको t नाम दे दिया, और दूसरा एस्टिमेटर तुम्हें s दिया है। अब दोनों का रिलेटिव एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो यू हैव टू फाइंड वेरिएंस ऑफ देम। पहले मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालो, फिर उससे वेरिएंस आ जाएगा, फिर उससे फिर इसका ही वेरिएंस आएगा, फिर यू कैन कंपेयर। x1 x2 xn be the independent random variable with xi's having normal theta 1 by I distribution। find the MLE of theta। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लिख के यू कैन फाइंड, है ना, MLE ऑफ थीटा। PDF में वेरिएंस वैरी कर रहा है, ठीक है, x1 का वेरिएंस में 1/1 होगा, x2 का 1/2 होगा, इस तरह से। तो यू कैन राइट अकॉर्डिंगली लाइक्लीहुड फंक्शन, देन मैक्सिमाइज करो थीटा के लिए। रिग्रेशन का क्वेश्चन है, आई थिंक रिग्रेशन है ना, हाँ लास्ट में था ये, सो यू कैन चेक। इस तरह क्वेश्चन हमने किए हैं, इस तरह सारे क्वेश्चन रिग्रेशन वाले। कंसीडर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दे रखा है, इफ साइलेंट आईडी विथ मीन जीरो वेरिएंसेस, तो ये मॉडल है। सपोज दैट डेटा दे रखा है तुम्हें n समेशन i समेशन xi समेशन yi समेशन xi स्क्वायर y स्क्वायर xi y। सो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ अल्फा बीटा, तुम्हारे पास फॉर्मूला पता है एस्टिमेटर का अल्फा बीटा का, वही यूज करना है। ऑल्सो फाइंड द अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला था ना, तो उसको यूज करना है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था पहले भी, जब रिग्रेशन पढ़ाए होंगे तब किया होगा। तो अल्फा बीटा का एस्टिमेटर का फॉर्मूला है, उसको यूज करना, इसका भी फॉर्मूला है, इसको यूज करना। देख लेना फॉर्मूला क्या है तीनों का, अल्फा का एस्टिमेटर क्या है, बीटा क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है। बी है, तुम्हें एक सेट दे रखा है 1 to 9, सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वेयर बोथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन, फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू। इसका भी फॉर्मूला है नॉर्मल में, यू कैन यूज दैट डायरेक्टली, है ना, जो फॉर्मूला एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 इस तरह से सिग्मा बाई रूट एन, उसको यूज करना है। तो म्यू का देख लेना कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में, एंड देन यू अप्लाई दैट। x1 से x9 तक पता है। 21 में x1 x5 be IID random variable with PDF this, find the power of most powerful test this। तो फिर से 11 Pearson लेमा लगाना है, L थीटा 1 अपॉन L थीटा नॉट मोर देन k निकालने के लिए अल्फा दे रखा है, तो जब k निकल जाए तो पावर निकाल लेना है। ये लिमिट का क्वेश्चन है, ये 12th क्लास लेवल का क्वेश्चन है, तुम कर लोगे फर्स्ट पार्ट। सेकेंड an सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, सीक्वेंस दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, समेशन an स्क्वायर an प्लस स्क्वायर माइनस an स्क्वायर n 1 to infinity। an की लिमिट जा रही है 3 पे, ओके। एक्चुअली ये जो an प्लस 1 स्क्वायर माइनस an स्क्वायर है, इसकी लिमिट 0 पे जाएगी, इसलिए सीरीज कन्वर्ट करेगी, यू हैव टू फाइंड द सम। मतलब कन्वर्ट्स करेगी, इसलिए 0 पे जा रही है, मैं ये बोल रहा हूँ। 0 पे जरूरी नहीं है ना, 0 पे जाकर कन्वर्ट्स करेगी। सो क्योंकि बोल रहा है वैल्यू निकालो समेशन, तो इसका मतलब है कि कन्वर्ज ही करेगी, और नहीं करेगी तो इन्फिनिटी किस तरह से हो जाएगी, या तो आई थिंक इट विल कन्वर्ज, सो यू कैन फाइंड द सम। a1 1 है और n टेस्ट इन्फिनिटी 3 पे जा रही है, क्या होगा सम इसका, यू कैन ट्राई। ये सीरीज का क्वेश्चन है ना, सीक्वेंस सीरीज का।
करना ट्राई, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज दिस, अगेन इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। यू कैन अप्लाई an+1 अपॉन an का मॉड लेस देन 1, या और भी जो तरीके हैं। डिटर्मिन वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, ऊपर डिग्री 4 है नीचे 2 है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू रीजन्स इंक्लूड बिटवीन दिस। ओके, एक इलिप्स है आई थिंक और दूसरा पैराबोला है। नेक्स्ट इवेलुएट दिस। ओके, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट ना हो तो यू कैन चेंज द लिमिट, डायरेक्ट थोड़ा है कर लेना, चेंज ऑफ ऑर्डर है ना कुछ। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करना है, पहला खत्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, खत्म। तो ये पेपर भी खत्म, ठीक है। तो तब 25 आते थे, सो यू डोंट हैव टू। ओके, तो 25 क्वेश्चंस पहले आते थे, तो हमने देखा 25th में छोड़ना है क्योंकि 25th में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, दोनों अब नहीं आएंगे इस बार, सो दैट्स वाई। ओके जी, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये सॉल्व करके भेज देना नेक्स्ट क्लास में, 2010 वाला सॉल्व करके भेजना कल शाम तक, फिर कल 2010 के डाउट डिस्कस करके फिर 2011 करेंगे। तो अभी क्लास ये तब तक डेली चलेगी जब तक कि पूरा पेपर 21 तक का नहीं हो जाता। तो मैं भी थोड़ा, मुझे भी टाइम मिला है तो बहुत सारा काम होता है, तो अभी ख़त्म ही कर लेते हैं तो आसान रहेगा। तो कल तक भेज देना सॉल्व करके। ओके ठीक है, फिर आज के लिए चलो, गुड नाइट। सर लेकिन वो क्या बोलते हैं, रोहतगी वाली बुक सर करना जरूरी होगा था। हाँ, तो पहले इसको ख़त्म तो करें, पेपर सारे पेपर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन भी करेंगे। एग्ज़ाम क्लास चलेगी, जैम के एग्ज़ाम तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, तो लास्ट तक करेंगे। इस दिसंबर में ही ख़त्म हो जाएगा सारे पेपर। आज 1 दिसंबर हुआ है तो मोस्ट हमने 10 तक कर ही लिया, 11 पेपर और है। 15 तक खत्म कर दिया। 15 दिन में ही ख़त्म आराम से हो जाएगा, तो 15 तक ख़त्म हो जाएगा सारे पेपर। ठीक है, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ।